हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम अपनी अपकमिंग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर साइंस पेपर 2। एंड आज की क्लास में हम बायो को कंप्लीट करने वाले हैं। बायो का जितना भी सिलेबस है जो आपके पेपर में पूछा जाता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमारी बायो कंप्लीट हो जाएगी और ये क्लास टोटली एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाली है। उसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री रह जाएगा आपका, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी जल्दी आपको कंप्लीट एनसीईआरटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। और ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, रिशु साइंस एकेडमी। इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ वो सारे कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते चलेंगे। एक बार आपको स्लाइड्स दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सारा मतलब जितने भी लाइफ प्रोसेस है, जो 4 लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, उसके अलावा न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे लाइफ जो 4 लाइफ प्रोसेस है वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ प्लांट सेल, एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज, वायरल बैक्टीरिया डिजीज, कौन कौन से डेफिशिएंसी डिजीजेस होते हैं, कौन से विटामिन की वजह से, वो सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। मतलब जितना भी टॉपिक है ना, जितनी भी आपकी बायो पूछी जाती है पेपर में, वो सारा हम कंप्लीट करेंगे। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये हार्ट का आ गया। तो ये सारा ही आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी क्लास, चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये सारी चीजें हम डिस्कस करें, इसमें सारी बायो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस। नीचे 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं, आपको बताना है कौन से ऑप्शन में कम्युनिकेबल डिजीजेस दे रखे हैं, कौन सा ऐसा सेट है जहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीजेस दे रखे हैं। ठीक है, समूचे संचारी रोग को निरुक्त करता है इन चारों में से। तो फर्स्ट है एनीमिया, स्कर्वी, डायरिया, कोलरा। कम्युनिकेबल, देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है कम्युनिकेबल डिजीजेज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में। ऑप्शंस पे बाद में आते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेज ऐसे डिजीजेज होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होते हैं, मतलब किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो रहे हैं, उस तरह के डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं जो स्प्रेड नहीं होते पर्सन टू पर्सन, वो उनकी अपनी ही लाइफस्टाइल की वजह से या फिर किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से वो डिजीजेस होते हैं। उन डिजीजेस को नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे डिजीज हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होते हैं, स्प्रेड होते हैं। और यूजुअली ये किसकी वजह से होते हैं, तो ये होते हैं कुछ पैथोजेंस की वजह से, सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ की वजह से। कैसे स्प्रेड होता है ये, एयर से, वाटर से, फूड से, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से या फिर इंसेक्ट से ये ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम जो इन्फेक्टेड पर्सन है वहां उससे हेल्दी पर्सन में। कि नॉन ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और कम्युनिकेबल डिजीजेस में एग्जांपल्स हैं कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, कॉमन कोल्ड, मलेरिया। ये जो डिजीजेस हैं ये कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। अच्छा, इसमें एक और कंफ्यूजन होती है बच्चों को, पोलियो। पोलियो भी कम्युनिकेबल डिजीज में ही आता है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, जितनी भी ऐसी डिजीजेस हैं जो हमारी खुद की वजह से होती है, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर, लाइफस्टाइल की वजह से हो रहे हैं, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीजेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वैक्सीनेशन से, सैनिटेशन से, हाइजीन से, सेफ फूड एंड वाटर से। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हेल्दी डाइट से, फिजिकल एक्टिविटी, अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स और रेगुलर चेकअप से। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। तो ये एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, एग्जांपल्स आप याद रखिए कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है, कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमारे अपने लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। तो कौन कौन से डिजीजेस हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, अनीमिया, स्कर्वी। अनीमिया तो विटामिन आयरन की कमी से होता है। ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी की वजह से, डायरिया, कोलरा, टाइफाइड, और सेकंड ऑप्शन है टाइफाइड, मलेरिया, अनीमिया, स्वाइन फ्लू। ये भी कम्युनिकेबल, हमें ऐसे बताना है जिसमें सारे ही कम्युनिकेबल डिजीज हैं। टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये कम्युनिकेबल डिजीज है। उसके अलावा डायबिटीज, टाइफाइड, ये डायबिटीज जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मियादी बुखार, टाइफाइड जिसे कहते हैं, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो, ये जो है कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ ऑर्गन्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू डाइजेस्टिव प्रोसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम से ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने से पहले डाइजेस्टिव सिस्टम हम समझेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से काम करता है हमारी बॉडी में। तो देखो, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमें पता है हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। और किस तरह से हेल्प करता है, तो जैसे ही देखो हम खाना खाएंगे माउथ से, ठीक है, माउथ से खाना खाया, अंदर गया ईसोफेगस फूड पाइप में। जैसे ही हम खाना चबाएंगे तो फूड पाइप के थ्रू होता हुआ वो कहाँ चला जाएगा, सबसे पहले जाएगा स्टमक में। स्टमक में गया, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। कैसे कैसे प्रोसेस होती रहेगी वो देखिए। ईसोफेगस में आपको याद रखना है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, मतलब इस तरह से मूवमेंट होती है, वेव लाइक मूवमेंट, जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, ईसोफेगस से खाना आ गया आपके स्टमक में। अब स्टमक में तीन चीजें प्रेजेंट हैं। क्या क्या प्रेजेंट है? HCl प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है और पेप्सिन प्रेजेंट है। पेप्सिन क्या करती है? पेप्सिन पेप्सिन क्या पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि हमारी जो प्रोटीन की डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट होती है, आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो स्टमक में स्टार्ट होती है। क्लियर? कंप्लीट कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट स्टार्ट कहाँ हो जाती है? स्टमक में ही स्टार्ट हो जाती है। तीन चीजें प्रेजेंट है हमारे स्टमक में, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। और पेप्सिन, एक और चीज आपको याद रखनी है, पेप्सिन तभी काम करेगा जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा। तो एसिडिक मीडियम HCl क्या कर रहा है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन को भी। उसके अलावा HCl क्या करता है? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हमारे खाने के साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं उनको किल कर देता है। और म्यूकस क्या करता है? ये जो हमारे स्टमक की लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है इसको प्रोटेक्ट करता है HCl से, क्योंकि HCl जो है काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारी जो स्टमक है उसकी लाइनिंग को म्यूकस जो है प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। तो स्टमक में हमारे तीन चीजें हैं, HCl, म्यूकस, पेप्सिन। तीनों का फंक्शन क्या है वो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद खाना चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाली अंदर वाली स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, यहाँ से कुछ सिक्रीशन आते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आती हैं। कहाँ से? पेनक्रियाज से आती हैं। और कहाँ से आती हैं? हमारी लीवर से आती है। पेनक्रियाज और लीवर जो है कुछ जूसेस भेजते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? अब लीवर क्या करता है? सॉरी, लीवर क्या करता है? लीवर सिक्रीशन कर रहा है। किस चीज को सिक्रीट कर रहा है? ये एक्चुअली बाइल जूस को सिक्रीट कर रहा है। किसको? बाइल जूस को। और बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? तो वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ये कंफ्यूज नहीं होना है, जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल जूस को स्टोर करता है, लीवर जो है बाइल जूस को सिक्रीट करता है। क्लियर? बाइल जूस सिक्रीट हुआ। बाइल जूस क्या करता है? एक्चुअली जो बड़े बड़े फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको फैट के ड्रॉपलेट्स जो बड़े बड़े होते हैं उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। मतलब बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देगा। जैसे इतना बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर देगा, जिसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? लीवर ने बाइल जूस सिक्रीट किया, जिसमें क्या किया? बड़े बड़े जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर दिया, जिसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और उसके अलावा पेनक्रियाज ने क्या किया? कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो थी वो सिक्रीट की, जिसने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स के ब्रेक डाउन में हेल्प किया। क्लियर? अब दोनों ने अपना अपना काम कर दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? प्रॉपर जो खाना है हमारा पूरा एब्जॉर्ब भी हो रहा है और डाइजेस्ट भी हो रहा है। मतलब डाइजेशन की प्रोसेस भी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में और एब्जॉर्प्शन भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, जो क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर? तो क्या हो रहा है? सबसे पहले हमने खाना खाया, ठीक है, इसके बाद वो खाना इसोफेगस के थ्रू कहाँ गया? स्टमक में। स्टमक के बाद कहाँ चला जाएगा? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे खाना जो डाइजेस्टेड फूड था वो हमारा एब्जॉर्व हो जाएगा थ्रू दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाय। खाना जो है विलाय के थ्रू कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरीज उसको ब्लड में मिक्स कर देंगे, और ब्लड जो है उस खाने को जो ग्लूकोज है C6H12O6 हर सेल के, मतलब हर बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देगा। ठीक है, उसके बाद अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगा, वो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में।
यहाँ पे कुछ वाटर और सोल्ट जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, उसके अलावा जो वेस्ट रह जाएगा वो हमारा रेक्टम में स्टोर हो जाएगा और एनस के थ्रू वो बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले खाना ओइसोफेगस स्टमक में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम और एनस के थ्रू वो बॉडी से जो वेस्ट है वो बाहर हो जाएगा। और जो एब्जॉर्ब फूड था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई थी, विलाई ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मतलब फंक्शन कैसे करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने फंक्शन दे भी रखा है, जो स्टमक है वो क्या कर रहा है, फूड को स्टोर करता है, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है और फूड को सेमी लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है जिसे काइम कहते हैं, क्लियर। उसके अलावा क्या क्या सिक्रीट करता है स्टमक का, एचसीएल, पेप्सिन और म्यूकस। एचसीएल क्या कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है और एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जो कि पेप्सिन के लिए जरूरी है, क्योंकि पेप्सिन तभी काम करेगा जब उसे एसिडिक मीडियम मिलेगा। पेप्सिन ब्रेक डाउन कर रहा है प्रोटीन्स को, म्यूकस क्या कर रहा है, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का, और एब्जॉर्प्शन भी होता है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही कहाँ हो रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहे हैं, जहाँ पे कुछ एंजाइम्स जो हैं वो क्या करेंगी, फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। म्यूकस जो है वो फूड को लुब्रिकेट करता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो वेस्ट रह जाएगा उसको स्टोर कर लेगा, जिसको फीसिस कहते हैं। इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है थ्रू एनस, क्लियर। तो यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव जूस जो है सीक्रेट नहीं होता, इट मेनली एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। बट क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो आपसे ये पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गन डू नॉट कंट्रीब्यूट टू डाइजेस्टिव प्रोसेस, जो डाइजेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो ऐसा कौन सा सेट है जो डाइजेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शंस में दे रखा है, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन हमें पता है डाइजेशन में डायरेक्टली वो हेल्प नहीं कर रहा है, वो तो वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है, रेक्टम भी। और इसोफेगस तो फूड को पास करा रहा है, मतलब डायरेक्टली वो डाइजेशन में, जैसे डाइजेशन प्रॉपरली कहाँ होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, हमारे माउथ में भी क्या होता है, जो स्टार्च होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है स्टार्च हमारे माउथ में। सैलिब्रिया माइलेज क्या करती है, सलाइवा जो है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को, ठीक है? तो माउथ से ही जो ब्रेक डाउन है खाने का वो स्टार्ट हो जाता है। माउथ में जो हमारा सलाइवा है वो क्या करता है, सलाइवा में सैलिब्रिया माइलेज प्रेजेंट है, जो एंजाइम प्रेजेंट है हमारे सलाइवा में वो क्या है, सैलिब्रिया माइलेज। अब ये सैलिब्रिया माइलेज क्या करती है, जो स्टार्च है उसको सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर देती है, स्टार्च को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे भी डाइजेशन हो रही है, मतलब ब्रेक डाउन तो हो रहा है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन तो है नहीं, सेकंड ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन में तो नहीं होता है डाइजेस्टिव प्रोसेस। दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट, अच्छा ठीक है, दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ भी है, बक्कल कैविटी, माउथ का जो मुंह का जो एरिया है जहाँ पे सलाइवा सिक्रीट होता है वहां पे भी डाइजेशन होती है, मतलब खाना जो है ब्रेक डाउन होता है। तो डाइजेशन तो नहीं हो रहा, बट डाइजेस्टिव की प्रोसेस तो माउथ में भी हो रही है, खाना ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे भी। तो जहाँ पे डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं हो रही है वो है इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ग्रेसिका, बृहदान्त्र, मलाशय, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। Which of the following represent correct matching of the organs of digestive system in column with the function of column B? कॉलम ए में डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स दे रखे हैं, पार्ट दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है इसका फंक्शन क्या है। एक्चुअली आपसे बेसिकली फंक्शन पूछा गया है। तो लीवर जो है वो क्या करता है, लीवर तो बाइल जो सिक्रीट करता है, और उसके साथ साथ लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, ठीक है। तो ए का फोर्थ सिर्फ ए के ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, तो आपका राइट आंसर यही होगा। इसके अलावा देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट ऑप्शन बी, स्टमक। स्टमक क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाती है, स्टमक में। देखो पेपर में आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आपको ऑप्शन मिल गया है ना ये हमारा राइट आंसर है, तो आप उसको मूव ऑन कर जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, वहीं छोड़ के। ये नहीं कि मैं सारे ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। एक ही ऑप्शन से अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो आप टाइम वेस्ट क्यों करोगे, ठीक है। तो यहाँ तो मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए मैं सारा ही बताऊंगी। गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है, सीखा हो गया सेकंड। और पेनक्रियास क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करती है।
ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि ईस्ट पोटैटो एल्गी फंगस में कौन सा ऐसा पार्ट है, मतलब इन सब में ईस्ट पोटैटो एल्गी फंगस किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट का क्वेश्चन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू प्लांट जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें ना मैंने आपको दे रखा है, एक टेबल दे रखा है, वो आई थिंक इस क्वेश्चन के साथ नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अटैच किया हुआ है। 1 मिनट रुकिए। अच्छा, ये है वो टेबल। ये एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा एंड में है, वो मुझे एक साथ रखने चाहिए थे दोनों क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन में ना टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे रखी है। 5 टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट है बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ओनली वन पैरेंट इज इन्वॉल्व्ड, एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पैरेंट इन्वॉल्व है और इसमें कोई गैमीज फॉर्मेशन नहीं होती है। तो टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं। 5 डिफरेंट टाइप्स का। फर्स्ट है बाइनरी फिजन। बाइनरी, बाई इसके नाम से समझ आ रहा है, बाय मतलब दो, फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना, ब्रेक होना, टूटना। मतलब ये 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है। मतलब ये जो पेरेंट सेल है, मान लीजिए कोई पेरेंट सेल है, इट डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल, 2 इक्वल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। इसको कहेंगे बाइनरी फिजन। मतलब यहाँ जो रिप्रोडक्शन हो रही है बाइनरी फिजन के थ्रू हो रही है। इसके एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स। अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होती है। इस तरह से पेरेंट सेल है, ये 2 में डिवाइड होगा। पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इस तरह से 2 न्यूक्लियस बनेंगे और फिर ये बीच से ऐसे डिवाइड हो जाएगा, 2 डॉटर सेल्स मिल जाएंगे। क्लियर? उसके अलावा सेकंड है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, जो पेरेंट सेल है इस तरह से इसमें बड जो है बनेगी और इस तरह से बर्ड्स बनती जाएंगी। और ये जो बर्ड्स हैं ब्रेक डाउन होकर जैसे ही नीचे गिरेगी, इससे फिर से जो है रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से बर्ड बनेगी, फिर इसमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन हो रही है बडिंग के थ्रू हो रही है, दैट्स वाई इसको कह रहे हैं बडिंग। एंड कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके? तो ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है, मतलब बड के थ्रू नया बड के थ्रू जो डॉटर सेल्स है वो बन रहे हो। मान लीजिए पेरेंट सेल है, इसमें इस तरह से बड अपेयर हुई, बड ग्रो करेगी और फिर ये डिटैच हो जाएगी यहाँ से, फिर ये बड यहाँ से ग्रो करेगी, फिर ये डिटैच हो जाएगी और नया जो डॉटर सेल है वो बन जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी है ब्रेक इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट, 2 या 2 से ज्यादा फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। मान लीजिए कि पेरेंट बॉडी थी, 2 फ्रेगमेंट्स में टूट गया, तो यहाँ से फिर से रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल्स है स्पाइरोगायरा, एल्गी का नाम है स्पाइरोगायरा, और फिलामेंटस एल्गी। इन दोनों एल्गी में किस तरह की रिप्रोडक्शन होती है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। इस तरह से पेरेंट फिलामेंट है, ये ब्रेक होगा 2 में और इस तरह से रिप्रोड्यूस होगा और ये आगे फर्दर इसी तरह से कंटिन्यूटी होती रहती है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं, व्हेन रिलीज दे जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल राइजोपस, ब्रेड मोल्ड फर्न्स। आपने देखा होगा ब्रेड अगर कई बार काफी पुरानी हो जाए तो इस तरह से काफी सारे स्पोर्स आ जाते हैं उस पे, तो वो क्या है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू वहां पे रिप्रोडक्शन हो रही है। तो इसके ये एग्जाम्पल है राइजोपस, ब्रेड मोल्ड फर्न। एक्चुअली एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं कि इस, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया जाएगा ईस्ट में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, तो ईस्ट में रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होती है। स्पाइरोगायरा में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रही है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रही है। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या है, जो नया प्लांट बन रहा है, जो नया प्लांट डेवलप हो रहा है, वो वेजिटेटिव पार्ट से बनता है। कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के? लाइक रूट, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हम रूट खाते हैं, कुछ की स्टेम खाते हैं, कुछ की लीफ खाते हैं, ठीक है। तो जो इन वेजिटेटिव पार्ट से जो फर्दर उनकी रिप्रोडक्शन हो रही है उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब जो न्यू प्लांट बन रहा है, इट डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम और लीव्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। पोटैटो जो है स्टेम है, इसको ट्यूबर कहते हैं। अनियन भी स्टेम है, जिसको बल्ब कहते हैं। मॉडिफाइड स्टेम्स हैं ये। ब्रायोफाइलम जो है लीफ है। जिंजर जो है राइजोम है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये 5 मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। और इन 5 मेथड्स के हमने एग्जांपल्स देखे कि कौन कौन से एग्जांपल्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन हो रही है। क्लियर?
तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे, ये कहाँ गया क्वेश्चन, ये है, विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन टू फंगस, मोस एंड फर्न। फंगस, मोस और फर्न में जो रिप्रोडक्शन होती है वो किसके थ्रू हो रही है, तो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन होती है। ये क्वेश्चन ना एंड में था एक्चुअली, और एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में है, तो वो मैंने टेबल एक्चुअली वहां ऐड नहीं किया, मैंने एंड में ऐड कर दिया था, इसलिए मैं उस टेबल पे चली गई थी। वापस से चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, प्रीवियस स्लाइड पे। ये है, ये था मैच करना था कि कौन से पार्ट, मतलब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन किस तरह से रिप्रोडक्शन हो रही है। तो ईस्ट में, ईस्ट जो है कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बडिंग के थ्रू। ए का हो गया फोर्थ, ए का फोर्थ इज गिवन इन ऑप्शन 1 नंबर 1, तो दिस इज योर राइट आंसर। पोटैटो जो है, पोटैटो में वेजिटेटिव पार्ट है ना, वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रही है। एल्गी में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, फंगस में स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल इज ट्रू। सेल के बारे में कौन सी एक स्टेटमेंट सही है। तो थोड़ा सा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पहले समझ लेंगे कि क्या डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। देखो कोई भी सेल है ना, थोड़ा सा ब्लैंक पेज ले लूं, थोड़ा सा तो क्या ही होता है, आप बोलोगे मैम थोड़ा सा क्यों ले रहे हो, पूरा ही ले लो। यहाँ पे देखो, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, प्लांट सेल जो है, या कोई भी एक नॉर्मल सेल में पहले बनाती हूँ, फिर बताती हूँ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। इस तरह से कोई एक नॉर्मल सेल है, मान लीजिए एक सेल है, इसकी बाहर वाली कवरिंग है, इसको कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो कि प्लांट सेल जो है ना, उसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल इस तरह से एक और कवरिंग है जिसे हम कहेंगे सेल वॉल, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। और इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ऐसे आपको ऑप्शन दे दी जाएंगे और कहेंगे कि कौन से प्लांट सेल के पार्ट है या कौन से एनिमल सेल के पार्ट है। तो आपको ये कॉमन डिफरेंस है जो याद रखना है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है बट एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन से उसकी कवरिंग जो है स्टार्ट होती है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड है, इस फ्लूइड में कुछ माइक्रो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है, और यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो कि क्या करता है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और इस तरह से न्यूक्लियस की कवरिंग होगी जिसे न्यूक्लियर एनवल्प कहेंगे, इस तरह से। और इसके अलावा और भी काफी सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे क्या होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होती है, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। उसके अलावा वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं, तो प्लांट सेल जो है ना, उसमें एक सिंगल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होगा प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में काफी सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूमरस वैक्यूल्स और काफी सारे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अभी मैं जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ, फिर वापिस से डायग्राम में चलते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। वैक्यूल्स जो है काफी सारे होंगे एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में एक सिंगल वैक्यूल होगा। उसके अलावा सारी चीजें कॉमन होंगी, एक दो चीजें हैं, सेंट्रोसोम एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता, प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ये इमेज के थ्रू बताऊंगी, आपको पता चल जाएगा। अभी जस्ट मैं आपको एक कॉमन चीज बता रही हूँ कि इस तरह से सेल मेम्ब्रेन होता है। एनिमल सेल की जो सेल है वो सेल मेम्ब्रेन से ही स्टार्ट हो रहा है, बट प्लांट सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट, जिसमें काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है बीच में, और साइड साइड में काफी सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट है, जो अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अब वापिस से डायग्राम पे चलते हैं। देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो ये है प्लांट सेल, ये है प्लांट सेल। तो इस तरह से प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, जहां पे ये सर्कल किया हुआ है रेड कलर से, वो एक्सेप्शन है, मतलब वो डिफरेंट है एनिमल सेल के कंपैरिजन, मतलब ये मेन डिफरेंस है, ये आपको याद रखनी है। एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है प्लांट सेल में, बड़ा सा वैक्यूल है, सेल वॉल प्रेजेंट है। उसके अलावा प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट हो गए, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, जो फ्लावर और फ्रूट्स में जो कलर आता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज में हेल्प करता है। तो ये सारे प्लास्टिड्स है। तो ये प्लास्टिड्स जो है ये भी प्लांट सेल में ही होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। अब यहाँ देखिए डिफरेंस ये है प्लांट सेल के बारे में। तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है,
सेंट्रोसोम इसमें नहीं होता और लाइसोसोम्स भी नहीं होते। ये दोनों चीजें प्रेजेंट नहीं है कहाँ पे, प्लांट सेल में। अब ये जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में देखेंगे लाइसोसोम भी प्रेजेंट है और सेंट्रोसोम भी प्रेजेंट है। क्लियर? तो एनिमल सेल में देखो कोई सेल वॉल नहीं है, इरेगुलर शेप का होता है, न्यूमरस स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम और लाइसोसोम ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो ये मेन डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। तो यही इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो ये जो 3-4 डिफरेंस है ये आपको पता होने चाहिए। क्लियर? चलिए, बाकी सारी चीजें कॉमन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीजें कॉमन है दोनों ही सेल्स में। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल इज ट्रू? ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप इज नॉट ट्रू। ऐसा नहीं कि सभी सभी जो सेल है राउंड शेप के हैं, सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, ऐसा नहीं है, सभी की डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है। सेकंड है, सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर। किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती है, मतलब कोई एक टिश्यू है, हमें पता है जो देखो ऑल सेल्स है ना, कंबाइन करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उसके बाद फिर बॉडी बनती है। तो इसमें कहा गया है कि जो टिश्यू है ना, टिश्यू के जो सेल्स हैं वो सेम होंगे। तो दिस इज ट्रू, जो भी टिश्यू है, एक पर्टिकुलर टिश्यू है, उसके अंदर जो सेल्स हैं वो उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। ये स्टेटमेंट जो है सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है कि किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती है। थर्ड है, साइज ऑफ सेल इज सेम इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म। वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका मतलब यहाँ जनरली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। इतना तो आपको पता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? तो जो प्रोकैरियोट्स है ना, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, उनकी यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, उनकी बॉडी जो है प्रॉपर नहीं होती। यूकैरियोट्स मतलब सेल की बात कर रही हूँ। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो सेल है उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, सारे माइक्रो ऑर्गेनल्स, जो सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। बट प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके पास इस तरह से बॉडी होती है उनकी, और राइबोसोम प्रेजेंट होगा। उसके अलावा यहाँ पे उनका जो न्यूक्लियोइड रीजन है वहां पे उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है। उसके अलावा न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता प्रोकैरियोट्स में, ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स जो है, जैसे हमारी जो बॉडी है, वी आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, प्रॉपर सेल डिवीजन, प्रॉपर सेल होता है, सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा, सारे ऑर्गेनल्स होंगे, प्रॉपर फंक्शन होंगे। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को कहते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब यूकैरियोट्स की बात हो रही है। तो साइज ऑफ अ सेल मतलब जो जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनकी सबके जो सेल हैं वो सेम है? जी नहीं, सबके जो सेल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। फोर्थ है, ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस। जितने भी सेल्स हैं सबके पास न्यूक्लियस है? जी नहीं। अभी हमने देखा कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस होता है। उसके अलावा हमारी बॉडी की अगर मैं बात करूं तो आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। और जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स एक्चुअली सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, प्रॉपर सेल नहीं होते हैं, तो उनमें वहां पे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियस इज नॉट ट्रू। ओनली एक ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर 2, कि किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस हमें पता है क्या है। फोटोसिंथेसिस क्या है? जो प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये कहाँ पे हो रहा है प्रोसेस? ये होती है क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट है वहां पे। और उसके अलावा ये क्या बनाता है? ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस क्या बना रहा है? ऑक्सीजन रिलीज करता है। अच्छा, इस फोटोसिंथेसिस से ना कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो बताती हूँ। एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि जो फोटोसिंथेसिस है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? ऑल्दो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाता है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो फोटोसिंथेसिस जो है ना ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। व्हाई इट इज एंडोथर्मिक नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो हीट को रिलीज करती, सॉरी हीट को एब्जॉर्व करती हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये क्या कर रहा है? हीट को एब्जॉर्व कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। या ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक नहीं है। आप भी बोलोगे मैम कहाँ ही हो आप भी। जो फोटोसिंथेसिस है ना वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट जो है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। तो जो फोटोसिंथेसिस है वहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज
एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? तो आपसे पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस जो है कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर करता है, बट उससे पहले मैंने आपको ये कहा कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो देख लीजिए। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसके अलावा इसमें क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो किस तरह की रिएक्शन है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जब मिक्स करेंगे तो ये कंबाइन करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो क्वेश्चन हो गए, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक और टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हाँ इसी तरह का क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आगे थोड़ा ध्यान आएगा तो मैं बताऊंगी आपको। क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा ऑर्गेनिज्म अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाता है, तो जो खाना ग्रीन कलर मतलब जो जिसके पास क्लोरोफिल है ना वही अपना खाना खुद बना सकता है। तो इन तीनों में से चारों में से वायरस तो वैसे भी नॉन लिविंग है, उसको होस्ट की बॉडी मिलती है तभी वो रिप्रोड्यूस करता है, अदरवाइज ये जो है नॉन लिविंग है। तो इन तीनों में से देखा जाए तो एल्गी जो है अपना खाना खुद बनाती है, शैवाल जो है अपना खाना खुद बनाती है विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन एल्गी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार कॉलम्स दे रखे हैं, मतलब चार स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा कार्टिलेज है, क्या मसल है, क्या रिफकेज है, कौन सा क्या बोन्स का काम है। ठीक है, फर्स्ट है हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, सिकुड़कर और स्थिर होकर शरीर की गति में सहायता करता है। तो कौन सा चीज है इन चारों में से जो कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है? तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहाँ होता है? मसल्स में होता है, हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो ए का जो ऑप्शन है, ए का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो ए का 2 इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2 ओनली, तो आपका जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ए है, सेकंड ऑप्शन है। बी है हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म द स्केलेटन, हार्ड स्ट्रक्चर जो स्केलेटन को बनाता है, कौन सा हार्ड स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में? वो है बोन्स, हड्डियां, अस्थियां जो है हमारी। सी पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंट, स्केलेटन का पार्ट है जो बेंट हो जाता है इजिली, दैट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज इजिली बेंड हो जाता है, जो हमारे कान है ना, हमारे कान इजिली बेंड हो जाते हैं, क्यों? बिकॉज यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है। फोर्थ है ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर, चेस्ट बोन और बैक बोन को ज्वाइन कर रहा है, दैट इज रिब केज। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग सिक्रीट मोर देन 2 हार्मोन्स, कौन सा ग्लैंड है जो 2 से ज्यादा हार्मोन्स को सिक्रीट करता है? तो देखो पहले ग्लैंड समझ लीजिए, दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ऐसा ग्लैंड है जहां पे जो सिक्रीशन है वो प्रॉपरली डक्ट में सिक्रीट होता है, मतलब डक्ट के थ्रू, मतलब इस तरह से डक्ट्स बनी होगी, उन प्रॉपर डक्ट्स के थ्रू ही सिक्रीशन होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई जो सिक्रीशन मतलब कोई डक्ट नहीं होती, ये जो है डायरेक्टली ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, उन्हीं के थ्रू सिक्रीशन होती है, मतलब प्रॉपर कोई ओपनिंग नहीं होती एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स है जो अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू सिक्रीट करती हैं, फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है हमारे, उनमें प्रॉपर डक्ट्स प्रेजेंट है इस तरह से, तो डक्ट के थ्रू सिक्रीशन हो रही है। बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनमें कोई डक्ट नहीं होती और उनकी उनमें जो सिक्रीशन है डायरेक्टली ब्लड में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इट सिक्रीट हॉर्मोन्स, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड। और क्या क्या एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, ये सारे हार्मोन्स हैं। कौन इनको सिक्रीट करता है वो देख लीजिए इस टेबल के थ्रू। ये डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रही है, तो ये हार्मोन्स आपको पता होनी चाहिए। ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं। अब ये जो पीनियल ग्लैंड है ये मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है क्या सिक्रीट कर रही है? एफएसएच, एलएच, एडीएच, ग्रोथ हार्मोन, मतलब जो जिजेंटिज्म है या ड्वार्फिज्म है वो किस पे डिपेंड करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड। तो ये सारे हार्मोन्स को या सारी बाकी ग्लैंड्स को भी ये कंट्रोल करता है, कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल रिलीज कर रहा है, पैनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है, ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टारगेट ऑर्गन्स ये दे रखे हैं, और बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है वो इसी में से पूछा जाएगा कि कौन सा हार्मोन क्या सिक्रीट कर रहा है। क्लियर? कौन सा ग्लैंड जो है कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है।
तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन सिक्रीट मोर देन 2 हार्मोन, 2 हार्मोन से ज्यादा कौन सिक्रीट कर रहा है? तो आपका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ना काफी सारे हार्मोन सिक्रीट करी है और ये हमारी मास्टर ग्लैंड भी है, मास्टर ग्लैंड भी है, सारे हार्मोन्स को यही कंट्रोल कर रही है। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज पीयूष ग्रंथि। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया रेफर टू एज, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज प्रेजेंट होती है, जैसे कुछ चीजें होती हैं कुछ खाने की या फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर जगह पे ही पाए जाते हैं, तो इस तरह की स्पीसीज को क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, एंडेमिक या माइग्रेटरी? तो पहले स्पीसीज के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो 4 तरह की स्पीसीज हैं जिनसे बेसिकली क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट है एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जो कंप्लीटली डिसअपियर हो चुके हैं उनको कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जैसे डायनासोर वगैरह, डोडो, पैसेंजर पिजन, ये सारे जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज ऐसी स्पीसीज हैं जो अभी तक खत्म नहीं हुई हैं, बट हाँ ये खतरे में है, अगर इनको संभाल के नहीं रखा जाए तो फ्यूचर में ये खत्म हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है। ठीक है, एक्सटिंक्ट जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, एंडेंजर्ड जो खत्म हो सकती है अगर हमने संभाला नहीं तो। एंडेमिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जो पर्टिकुलर जगह पे ही पाई जाती हैं, जिसको एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मडसागर कीवी, कीवी न्यूजीलैंड में प्रेजेंट होता है, ये लेमर्स जो है ये मेडागास्कर में प्रेजेंट है। तो इस तरह से कुछ कुछ चीजें मतलब कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो पर्टिकुलर जगह पे ही पाई जाती हैं, उनको कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज होती हैं जो हाई रिस्क ऑफ एंडेंजरमेंट इन द वाइल्ड, जो कि खतरे में है, ये भी खतरे में है, ये भी क्या है मतलब एंडेंजर्ड हो सकती हैं अगर इनको संभाला नहीं तो। वल्नरेबल जो एंडेंजर्ड में जा सकती है, अभी है बट बहुत ही जल्दी एंडेंजर्ड में, मतलब इनकी जो क्या कहूँ, इनकी जो स्पीसीज है वो खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, तो उसको कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। माइग्रेटरी स्पीसीज होते हैं कुछ एनिमल्स या बर्ड्स, बर्ड्स बेसिकली जो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस ह्यूमन डिजीज कोज्ड बाय अ वायरस। तो ऐसी कौन सी डिजीज है जो वायरस की वजह से होती है? और देखो ये क्वेश्चन ना कई बार पूछा जाता है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी वायरल डिजीज है, कौन सी फंगल डिजीज है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है, आपको याद रहेगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से काम करता है। बट ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन होती है, आपको होते आसान है, पढ़ा है आपने, समझा है आपने, बट फिर भी जब पेपर में बैठे हो ना तो आपको याद नहीं आता कि कौन सा यार वायरल डिजीज था या बैक्टीरियल डिजीज था। तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट आपको कराया था, जो 5th या 6th किसी एक प्रैक्टिस सेट में ये मैंने आपको निमोनिक बताया था कि कौन सी डिजीजेस को आपको कैसे याद रखना है। तो ये निमोनिक आप याद कर लेना ताकि आपको इजी रहे ये डिजीजेस लर्न करने में, क्योंकि डिजीजेस से क्वेश्चन 1 नंबर का बनता ही बनता है। तो 1 नंबर अपना गंवाना मत, इनको ट्रिक के थ्रू, ऐसा नहीं कि हाँ ओवर कॉन्फिडेंट, नहीं मैं नहीं भूलूंगा, आप जब पेपर में बैठे होते हैं ना तो सडन नहीं आता है दिमाग में, तो निमोनिक के थ्रू अगर याद करोगे तो इजिली याद रहेगा आपको। तो बैक्टीरियल डिजीजेस को आप कैसे याद रखोगे? टीबीटी ऑन टीवी, टीबीटी ऑन टीवी, टीबीटी क्या है? टाइफाइड, बी से बैक्टीरियल निमोनिया या प्लेग, टी से टेटनस ट्यूबरक्लोसिस, टीवी से ट्यूबरक्लोसिस, वी से विजुअल खोलफिंग। फंगल डिजीजेस भी आसान है, ए बार एथलीट फुट, ब्लास्टोमाइकोसिस, एस्परगिलोसिस, आर से रिंगवर्म। वायरल डिजीज काफी सारे हैं और इस मेथड के थ्रू आप याद रख सकते हो। पेड माय कोल्ड राइस, PAID, पेड माय कोल्ड राइस के थ्रू आप याद रख सकते हो। P से पोलियो, A से एड्स, I से इन्फ्लुएंजा फ्लू, D से डेंगू, M से मीजल्स, Y से येलो, C से चिकन पॉक्स और कोल्ड कॉमन कोल्ड, O से स्मॉल पॉक्स या ऑर्थोपॉक्स वायरस भी कहते हैं इसको, L से लेसा फीवर, D से डेंगू, R से रेबीज रुबेला, I से इन्फ्लुएंजा चिकनगुनिया इबोला। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए जो है दैट इज ऑल्सो हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए भी एक वायरल डिजीज है। तो इस तरह से इस इन निमोनिक्स के थ्रू आप जो है इन डिजीजेस को लर्न कर सकते हो। आपसे पूछा है वायरस की वजह से कौन सा डिजीज जो है होता है, तो देखो कोलरा और टाइफाइड जो है ना ये सारे ये जो है बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। ठीक है, तो कोलरा यहाँ दे रखा है तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं। हेपेटाइटिस ए, मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये जो है वायरल डिजीज है। कोलरा और कोलरा यहाँ भी है। तो ये कुछ कुछ डिजीजेस के नाम ऐसे होते हैं जो हमें पता होता है कि हाँ ये बैक्टीरियल डिजीज, सारे तो नहीं बट हाँ कुछ कुछ याद होते हैं।
तो इसके थ्रू भी आप एलिमिनेट कर सकते हो और ट्रिक के थ्रू भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Srijan participated in a marathon. Although he is not a regular walker, cramps occurred in his legs due to fast running. This happened because A partially broke down to B in muscles. A hot water bath improved his condition due to the complete breakdown of B into C and D. A, B, C and D respectively यार यहाँ पे जो A, B, C, D मेंशन कर रखे हैं आपको ये बताने हैं क्या है। मतलब इसने क्या किया, वह नियमित रूप से पैदल चलने का अभ्यास नहीं है, बट जब वो उसने रनिंग की तो रनिंग करने से, दौड़ने से क्या हो गया, उसकी टांगों में ऐंठन आ गई, क्रैम्प्स आ गई। ऐसा इसलिए हो क्योंकि पेशियों में ए का आंशिक विखंडन बी में हो गया। गर्म पानी से स्नान करने पर उसकी स्थिति में सुधार हुआ क्योंकि बी का पूर्ण विखंडन सी और डी में हो गया। आपको बताना है एबीसीडी एक्चुअली है क्या। तो आपने एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है, एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो जो हम नॉर्मल रेस्पायर करते हैं ना, रेस्पिरेशन जैसे हमारे सेल में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जो ब्रेक डाउन हो रहा है, जो हमें एनर्जी मिलती है, हमें पता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है और हमें एनर्जी मिल रही है, वो जो प्रोसेस है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, C6H12O6 ये जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यही रिएक्शन तो है एरोबिक रेस्पिरेशन की, है ना। और ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट जो है रिलीज होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो एक्चुअली एनारोबिक रेस्पिरेशन का। ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन है जहाँ पे जो ऑक्सीजन के बिना होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो हमारी मसल में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाती है, दैट्स व्हाई हमारे मसल्स में क्रैम्प्स बन जाते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो तरह की फर्मेंटेशन है, एक लैक्टिक एसिड, एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या है, जो ग्लूकोज है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है इसी वजह से हमें क्रैम्प्स फील होते हैं, और फिर जब हम गर्म पानी से नहाएंगे तो क्या होता है कि क्रैम्प्स हमारे ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये ईस्ट के सेल्स में होती है। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इथेनॉल में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज फ्रॉम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है हमारे मसल सेल्स में। तो आपसे पूछा गया है दिस हैपेंड बिकॉज ए पार्शियली ब्रोक डाउन टू बी। तो क्या ब्रेक डाउन हुआ है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा था किसमें, लैक्टिक एसिड में। ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हुआ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके साथ साथ a hot water bath improved his condition due to complete breakdown of B into C। B जो है ब्रेक डाउन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर में ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसकी वजह से हमें जो है हमारे जो क्रैम्प्स है वो ठीक हो जाएंगे। तो ABCD क्या है, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और ये छोटी छोटी चीजें हैं, अभी जस्ट हमारा रिवीजन जो है वो चल रहा है कि हाँ इसमें से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो डायरेक्ट आपका क्या है, कंप्लीट रिवीजन भी चल रहा है और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है ना। चलिए नेक्स्ट है ABC, 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। फर्स्ट है अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू स्किन एंड डज नॉट हैव लंग्स। कि अर्थवर्म जो है अपनी स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है और उसके पास लंग्स नहीं होती, ये स्टेटमेंट सही है। बी है टैडपोल ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड डज नॉट हैव लंग्स, ये भी सही है। टैडपोल क्या है, एक्चुअली फ्रॉग में जब फ्रॉग की जो लाइफ साइकिल आपने पढ़ी है, फ्रॉग जो है टैडपोल में कन्वर्ट होता है, टैडपोल के बाद वो एडल्ट फ्रॉग बनेगा। तो ये डिफरेंट स्टेजेस में कन्वर्ट होगा, इसी प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। जो डिफरेंट लाइफ साइकिल है फ्रॉग की, इसको मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। तो फ्रॉग पहले टैडपोल में कन्वर्ट हुआ, फिर एडल्ट फ्रॉग में। तो ये जो टैडपोल की स्टेज है वो कह रहा है कि टैडपोल स्टेज में वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है, जो कि सही है, गिल्स के थ्रू ही रेस्पायर करता है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो दोनों सही है। थर्ड है स्नेक ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन एंड डज नॉट हैव लंग्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि जो स्नेक है वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, ए और बी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है कि ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ए और बी आर ट्रू। नेक्स्ट है a person shows stunted growth, swelling of face, discoloration of hair and skin diseases. This may be due to the deficiency of
एक व्यक्ति में वृद्धि का रुकना मतलब उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, चेहरे पर सूजन है, बालों का रंग उड़ रहा है और त्वचा की बीमारियां दिखाई देती हैं, ये किसकी कमी के कारण हो सकता है? तो दिस इज इट हैपन बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी की वजह से ये होता है। और इस डिजीज को क्या कहते हैं? क्वाशियोरकर। इस डिजीज का नाम है क्वाशियोरकर। और इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, अब इसमें सारा एक टेबल दे रखा है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा डिजीज होगा, प्रोटीन की कमी से क्या डिजीज होगा, प्रोटीन प्लस एनर्जी की कमी से, फैट की कमी से, विटामिन ए, सारे विटामिन दे रखे हैं, उनके सिम्टम्स भी दे रखे हैं। तो ये टेबल एक बार जरूर पढ़ लेना, कौन से विटामिन की वजह से कौन सी डिजीज हो रही है। ठीक है, ये सारा टेबल, इसमें सिम्टम्स भी सारे दे रखे हैं और इनमें से क्वेश्चन 1 नंबर का जरूर बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है टेबल, ये टेबल भी आप लर्न कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी से संबंधित है, मतलब विटामिन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। विटामिन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सी विटामिन की कमी की वजह से कौन सा डिजीज होता है, मतलब किस विटामिन का क्या फंक्शन है, फंक्शन बताना आप क्वेश्चन। तो विटामिन ए, सी, डी, बी दे रखा है। तो विटामिन ए का जो है वो क्या करता है? विटामिन ए क्या करता है? हमारी आंखों को हेल्दी रखता है, कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। तो ए का होगा ऑप्शन नंबर 2। ए का 2 इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। ए का हो गया 2, ए का 2। एंड विटामिन सी क्या करता है? इट हेल्प बॉडी टू फाइट मेनी डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करता है। तो विटामिन सी का हो गया थर्ड ऑप्शन, मतलब बी का थर्ड ऑप्शन है। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी विटामिन डी का है, क्या करता है? हेल्प्स बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। और विटामिन बी क्या करता है? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सेल्स एंड मेंटेनिंग हेल्थ को मेंटेन करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ना, थर्ड है ना, हाँ ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है ये है ज्वाइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो डिफरेंट ज्वाइंट्स है हमारी बॉडी में, उनका क्या फंक्शन है? तो टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स पहले आपको पता होने चाहिए। देखो, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट और फिक्स ज्वाइंट प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। कौन से ज्वाइंट का क्या फंक्शन होता है? तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो है वो ये सभी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। यहाँ पे इजी एग्जांपल दे रखे हैं ताकि आपको इजीली याद हो जाए, जैसे जॉयस्टिक मूविंग इन एवरी डायरेक्शन, दैट्स हाउ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट भी सारी डायरेक्शन में मूव करता है। हिंज ज्वाइंट, आप दरवाजे के डोर हिंजेस होते हैं ना, जैसे वो आगे पीछे खुलते हैं, तो इसका एग्जांपल है जो मूवमेंट है वन डायरेक्शन, मतलब बैक और फोर्थ, आगे और पीछे, बैक और फोर्थ डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल एल्बो, नी और फिंगर्स की जो मूवमेंट है वो कौन हेल्प करता है इसको मूव करने में? हिंज ज्वाइंट। पाइवट ज्वाइंट जो है रोटेशन अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट पे रोटेशन होती है, लाइक आवर नेक, एक फिक्स्ड पॉइंट तक हमारा जो नेक है रोटेट होता है। टर्निंग योर लेफ्ट एंड राइट, टर्निंग योर हेड लेफ्ट एंड राइट, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस पाइवट ज्वाइंट। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो बोन्स जो है यहाँ पे एक दूसरे पे स्लाइड होती हैं, फॉर एग्जाम्पल रिस्ट और एंकल, या फिर बुक को जो स्लाइड कर रहे हो आप, टेबल, दैट इज ग्लाइडिंग ज्वाइंट। एक एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है इजी एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको याद रहेगा। फिक्स ज्वाइंट जो है बोन्स ऑफ द स्कल, स्कल के जो बोन्स हैं वो फिक्स ज्वाइंट होते हैं वहां पे, और कोई मूवमेंट नहीं होती। जैसे पजल के जो पीसेस हैं उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती जब उनको ज्वाइन कर देते हैं, वैसे ही हमारी स्कल की बोन जो है जुड़ी हुई होती है और यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसका क्या, कौन सा ज्वाइंट का क्या फंक्शन है? तो बाउलिंग है क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल को आपने थ्रो किया, तो यहाँ पे आपने कौन सा ज्वाइंट यूज किया? बॉल सारी डायरेक्शंस में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को क्या कर सकते हो? रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट यूज हो रहा है दैट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। टर्निंग द हेड लेफ्ट और राइट डायरेक्शन, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में हमारा हेड जो हो रहा है उसमें कौन हेल्प कर रहा है? पाइवट ज्वाइंट। एल्बो मूवमेंट, जो एल्बो की मूवमेंट हो रही है हमारे, दैट इज हिंज ज्वाइंट, आगे पीछे, बैक और फोर्थ। अपर जो मूवमेंट ड्यूरिंग लाफिंग, अपर जो मूव करता है लाफिंग के दौरान, दैट इज फिक्स्ड ज्वाइंट, है ना, जो हमारे स्कल में प्रेजेंट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ए का फोर्थ है, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ खारिफ क्रॉप? खारिफ क्रॉप और रावी क्रॉप से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो तरफ की क्रॉप से रावी क्रॉप, नेक्स्ट है खारिफ क्रॉप, रावी क्रॉप, खारिफ क्रॉप। जो खारिफ क्रॉप है, खारिफ खारिफ क्रॉप जो है वो रेनी सीजन में होती है। खारिफ क्रॉप देखो इस तरह से याद रखना, आर से रेनी, आर से रावी, बट यहाँ पे रेनी नहीं है, रेनी ऑपोजिट है। खारिफ क्रॉप जो है वो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं।
और रेनी सीजन में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, जैसे मेज हो गया, है ना, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कॉटन हो गया, ये सारी जो फसलें हैं, मेज, कॉटन, पैडी, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, खारिफ क्रॉप की। ऐसी क्रॉप्स जो रेनी सीजन में उगाई जाती है। मतलब ये जो क्रॉप्स है यूजुअली जून से अक्टूबर में इनको, जून से अक्टूबर में इनको, मतलब जून में इनको बीजते हैं और अक्टूबर में इनको काट लेते हैं, ठीक है। रावी क्रॉप जो है ये विंटर की क्रॉप होती है, मतलब सर्दियों की फसल होती है। रावी क्रॉप को क्या करते हैं, जैसे ही हम ये खारिफ क्रॉप को कट कर देंगे, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में हम क्या करेंगे, रावी क्रॉप्स को ग्रो कर देते हैं। अक्टूबर से नवंबर में, यहाँ लिख देती हूँ, अक्टूबर से नवंबर में रावी क्रॉप को हम ग्रो कर देते हैं और मार्च अप्रैल में इनको काट लेते हैं, अप्रैल तक इसको काट लेते हैं। तो रावी क्रॉप के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, लाइक वीट, वीट जो है रावी क्रॉप का एग्जाम्पल है। उसके अलावा सरसों, मस्टर्ड जो है वो रावी क्रॉप का एग्जाम्पल है। वीट, मस्टर्ड, ये पीस, ये रावी क्रॉप के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। आपसे पूछा गया था कौन सा एग्जाम्पल है खारिफ क्रॉप का। खारिफ क्रॉप मतलब रेनी सीजन में जो क्रॉप्स उगाई जाती है। तो रेनी सीजन में पैडी और मेज जो है उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, धान और मक्का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिनोमिना ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट्स। तो इसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है एक्चुअली, हमें पता है कि हम नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ऑल्दो नाइट्रोजन जो है प्रोटीन सिंथेसिस में काफी हेल्पफुल है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट स्टिल हम नाइट्रोजन को, जैसे हम ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं, वैसे नाइट्रोजन को हम इनहेल करके यूज नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन को हम कैसे यूज करेंगे, प्लांट्स के थ्रू यूज करते हैं। प्लांट्स नाइट्रोजन को कैसे यूज करेंगे, प्लांट्स भी डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। ये कैसे लेते हैं, सॉइल के थ्रू, मतलब कुछ बैक्टीरियाज हैं उनके थ्रू, या फिर कुछ बायोलॉजिकल फिक्सेशन है उनके थ्रू जो है प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को यूज करते हैं। तो क्या है पूरी प्रोसेस। पहले अगर मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करूं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरह से होता है। 3 मेथड्स हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जनरली हम कर क्या रहे हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट है लाइटनिंग के थ्रू। लाइटनिंग के थ्रू भी हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है वाटर के साथ मिक्सअप होगा और वाटर के साथ मिक्सअप होके ये चला जाएगा सॉइल में, और सॉइल जो है यहाँ से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को यूजेबल फॉर्म, जो नाइट्रोजन का गया है सॉइल में, उसको यूज कर लेगी। तो लाइटनिंग के थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। सेकंड है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन में क्या है, कुछ बैक्टीरिया जो है वो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो लेगुमिनस प्लांट है उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है। जो नॉन लेगुमिनस प्लांट्स है उनमें एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया हेल्प करता है, नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, लाइक अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा, और अमोनिया को फिर प्लांट्स यूज कर लेंगे। उसके अलावा इंडस्ट्रियल मेथड्स लाइक यूरिया वगैरह जो यूज करते हैं नाउ इट इज, हम उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली नाइट्रोजन का ही यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया होता है लाइक अमोनिया में, और उसको प्लांट्स यूज कर लेते हैं। तो दैट इज इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या, एक्चुअली नाइट्रोजन को हम यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय दीज 3 मेथड्स, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में वो करने के बाद क्या होता है, तो वो इस साइकिल के थ्रू आप समझ सकते हो, मतलब नाइट्रोजन साइकिल आप बेसिकली यहाँ से समझ सकते हो क्या हुआ। नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई, मतलब बायोलॉजिकल फिक्सेशन का एग्जांपल यहाँ शो कर रही हूँ। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो काम करेंगे और क्या करेंगे, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देंगे अमोनिया में, ठीक है। नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं वहां पे तो राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करेगा, जो नॉन लेगुमिनस प्लांट्स है वहां पे एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया हेल्प करेगा, इसको कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में। अब ये जो अमोनिया है इस पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देंगे, और नाइट्राइट जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया जो है नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ, जिसको नाइट्रिफिकेशन कह रहे हैं, और कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस पे जो है हेल्प करते हैं। फिर क्या हुआ, अब ये जो नाइट्रेट है प्लांट्स इसको यूज कर लेंगे, और इसको जो यूज कर रहे हैं इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन।
असिमिलेशन में क्या हुआ, जो नाइट्रेट है उसको प्लांट्स ने यूज किया, प्रोटीन सिंथेसिस हुई, और प्लांट्स को जब एनिमल्स कंज्यूम करेंगे तो असिमिलेशन इन एनिमल्स हो गया। फिर जब ये एनिमल्स और प्लांट्स डाई करेंगे तो इनके डेड जो ऑर्गेनिक मैटर है, जिसको हम, उसका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो क्या होता है, जब एनिमल्स और प्लांट डाई करेंगे तो डिकम्पोजिशन जब होगा, सड़ गल जाएंगे, तो क्या होगा, इनकी बॉडी से फिर से अमोनिया रिलीज हो जाएगा, जिस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन। और फिर से अमोनिया जो है नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, और ये प्रोसेस इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहता है। ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहता है। और उसके बाद असिमिलेशन के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक और स्टेप दे रखा है जहाँ पे क्या है, जो फॉसिल फ्यूल, जैसे जो रिमेन्स होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसी से तो फॉसिल फ्यूल बनता है ना, और उस फॉसिल फ्यूल को इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। उसके बाद क्या हुआ, नाइट्रिफिकेशन तक क्लियर होगी चीजें। नाइट्रिफिकेशन के बाद फिर क्या हुआ, डीनाइट्रिफिकेशन होगा। मतलब ये जो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इन पे फीड करेंगे, मतलब इसके ऊपर इसको जो है नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे, जिसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और ये प्रोसेस इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। मतलब पहले क्या हुआ, बायोलॉजिकल फिक्सेशन के थ्रू क्या हुआ, कुछ बैक्टीरिया ने क्या किया, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में। अमोनिया कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट और नाइट्रेट में, इसको प्लांट ने यूज किया, जिसको एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन इन प्लांट्स, जब इस प्लांट को एनिमल ने खाया तो एसिमिलेशन इन एनिमल्स। फिर जब ये प्लांट्स और एनिमल्स डाई करेंगे, डिकम्पोजिशन होगा, तो इनकी बॉडी से फिर से अमोनिया रिलीज होगा, जिसको अमोनिफिकेशन कहते हैं। फिर से अमोनिफिकेशन, फिर से जो है अमोनिया नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, और फिर से एसिमिलेशन होगा, और ये प्रोसेस इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। और कुछ सम पार्ट जो है नाइट्रेट का, वो कन्वर्ट हो जाएगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, जिसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू इसी तरह से चलती रहती है। तो दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोजन साइकिल। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट डिस्क्रिप्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट्स। मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पूछा गया है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या एक्चुअली। तो क्या अमोनिया जो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं? जी नहीं, वो तो क्या है, अमोनिफिकेशन है। रिड्यूसिंग नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल टू रिड्यूस नाइट्रोजन गैस, ये भी नहीं है। डिकम्पोजिंग कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू अमोनिया, ये भी नहीं है। फोर्थ है कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज ट्रू। मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित करना, या यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ए जाइगोट विल डेवलप इनटू ह्यूमन मेल इफ, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो मेल, मतलब वो एक बॉय होगा। अगर, कब होगा बॉय, किस केस में वो बॉय होगा। मतलब देखो क्या है, जनरली क्या होता है फर्टिलाइजेशन में, क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट्स का जो फ्यूजन होता है, इन दोनों में फ्यूजन होगा। फ्यूजन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है, जाइगोट। फर्टिल, जैसे ही इन दोनों में आपस में फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये क्या बना देगा, जाइगोट बन जाएगा। और ये जो जाइगोट है, ये बन जाएगा एम्ब्रियो। मतलब ये कन्वर्ट हो, मतलब ये जो है डेवलप हो गया एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो के बाद फिर फीटस बनेगा। जब इस फीटस के जो हाथ हैं या बाजू, आर्म्स हैं या लेग्स हैं, अपेयर होना शुरू हो जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं फीटस। और इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं, जब फीटस जो है यूट्रस के साथ अटैच हो जाता है। तो जो प्रोसेस है वो यही रहती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनता है। क्लियर। ठीक है, इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। अब ये जो जाइगोट बना है, मतलब यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, उसके बाद कोई मेल बनेगा, मतलब बॉय होगा या गर्ल होगी, वो कैसे पता चलेगा, मतलब वो कौन डिसाइड करेगा, मेल या फीमेल, गर्ल चाइल्ड होगी या बॉय चाइल्ड होगा। तो अगर देखो, अगर स्पर्म में ना, जो मेल, जो बॉय होते हैं, उनके पास दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स डी और वाई डी। और जो फीमेल है उसके पास, जो गर्ल्स हैं उनके पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स होता है, वाई क्रोमोसोम नहीं होते हैं। तो बॉय के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम है, फीमेल, वो फीमेल, मतलब मेल के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अब यहाँ पे जब फ्यूजन हुआ, तो मैं ब्लैक पेज ले लेती हूँ।
मेल जो है उसके पास 2 क्रोमोसोम है एक्स और वाई, और जो फीमेल है उसके पास एक ही क्रोमोसोम होता है, मतलब एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, दैट इज एक्स एक्स। अब कोई भी अगर फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइज मतलब फ्यूजन हुआ, जब मेल और फीमेल के बीच में फ्यूजन हुआ, तो मान लीजिए मेल ने अपना एक्स क्रोमोसोम दिया और फीमेल ने भी अपना एक एक्स क्रोमोसोम दिया, तो ये जो चाइल्ड होगा ये होगी गर्ल चाइल्ड। एंड अगर यहाँ पे सेकंड केस में अगर मेल ने मतलब फादर ने अगर वाई क्रोमोसोम दिया और मदर मदर के पास तो एक्स ही है, वो तो एक्स ही क्रोमोसोम दे सकती है, वो वाई क्रोमोसोम नहीं दे सकती, तो वो एक्स ही क्रोमोसोम देती है दोनों ही केसेस में। तो यहाँ पे भी इस केस में क्या है, यहाँ पे भी, यहाँ पे जो अब एक क्रोमोसोम फीमेल से आया एक्स, एक मेल से आया वाई, तो यहाँ पे जो चाइल्ड है उसके पास दोनों ही क्रोमोसोम है एक्स और वाई भी, और एक्स और वाई किसके होते हैं, क्रोमोसोम वाई के। तो मतलब ये कौन डिसाइड करेगा कि मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, मतलब बॉय है या गर्ल है, तो इट डिपेंड्स ऑन दिस क्रोमोसोम। अगर ठीक है, तो मेल है या फीमेल है ये डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम फादर से आया है, कौन सा क्रोमोसोम मदर से आया है। ठीक है, रिकॉर्डिंग चेक कर लेती हूँ, यस इट इज। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जाइगोट विल डेवलप इनटू मेल, मेल जाइगोट आएगा अगर, कब आएगा, मेल जाइगोट के पास दोनों क्रोमोसोम होंगे एक्स भी वाई भी। इफ एग हैड 1 वाई क्रोमोसोम्स, अगर एग के पास 1 वाई क्रोमोसोम होगा, एक्स एग के पास तो वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है, सिर्फ एक्स एक्स ही क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल में, तो ये नहीं होगा। द स्पर्म हैड 1 वाई क्रोमोसोम, कि अगर स्पर्म ने वाई क्रोमोसोम दिया तो वो बॉय होगा, ये सही हो सकता है। थर्ड है स्पर्म हैड 1 एक्स क्रोमोसोम, स्पर्म के पास एक एक्स क्रोमोसोम है, स्पर्म के पास एक एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स नहीं, एक्स और वाई क्रोमोसोम है स्पर्म के पास, तो ये भी सही नहीं है। फोर्थ है एग हैज 2 वाई क्रोमोसोम, किस एग के पास 2 वाई क्रोमोसोम है, जी नहीं, एग के पास मतलब फीमेल के पास 2 एक्स एक्स क्रोमोसोम है, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है कि स्पर्म हैड 1 वाई क्रोमोसोम, कि स्पर्म के पास एक वाई क्रोमोसोम होता है, इज ट्रू। कि वो जो बॉय है मेल है वो कब बनेगा, एक्स क्रोमोसोम होता, एक्स क्रोमोसोम दिया होता अगर स्पर्म ने, तब तो गर्ल चाइल्ड होता ना, तब मेल की बात हो रही है, बॉय की बात हो रही है, तो इट मींस वाई क्रोमोसोम दिया है, एक्स क्रोमोसोम मदर ने दिया, वाई क्रोमोसोम स्पर्म से उसको मिला, तो एक्स वाई क्रोमोसोम बन गया जो कि मेल का होता है। तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन आवर मसल्स, मसल्स में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, दैट इज लैक्टिक एसिड। क्या होता है, ग्लूकोज जो है C6H12 O6 इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे रिलीज होती है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज लैक्टिक एसिड, प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन अवर मसल्स। मसल्स की बात करें तो मसल्स में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड मिलता है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो है लैक्टिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन एक स्टेटमेंट दे रखी है कि स्टोमेटा आर यूजुअली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स एंड सक्युलेंट स्टेम इन डेजर्ट प्लांट्स, कि जो स्टोमेटा है वो सक्युलेंट स्टेम सॉरी लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है और डेजर्ट प्लांट की जो स्टेम होती है उनमें प्रेजेंट होता है, तो यस दिस इज ट्रू। रीजन दे रखा है द पोजीशन ऑफ स्टोमेटा इन लीफ अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, की जो सरफेस ऑफ मतलब जो लीफ है ना, लीफ के नीचे वाली साइड पे मोस्टली प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, तो किस सरफेस पे मतलब अपर सरफेस पे प्रेजेंट है स्टोमेटा या लोअर सरफेस पे, ये क्या करता है, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन जो है इससे अफेक्ट होता है, यस इट इज ट्रू। देखो अगर अपर अपर पोर्शन पे स्टोमेटा प्रेजेंट है ना, तो जो है डायरेक्टली क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, इवेपोरेशन अगर सरफेस अगर ऊपर प्रेजेंट है, लीफ के ऊपर पोर्स प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, तो जो है इवेपोरेशन ज्यादा जल्दी होगा। बट रेगिस्तान जैसी जगह पे हमें पता है क्या, डेजर्ट एरिया में क्या होता है, पानी जो है कम होता है, तो दैट्स वाई जो इनके जो ये स्टोमेटा है ना लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ताकि ज्यादा ट्रांसपीरेशन ना हो जाए, ज्यादा लॉस ऑफ वाटर ना हो पाए। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि जो स्टोमेटा की पोजीशन है इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, पत्तियों में रंध्रों की स्थिति पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है, इट्स ट्रू। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन इन प्लांट से रिलेटेड। तो देखो, सबसे पहले प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, फ्लावर के बारे में, रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। फ्लावर में देखो, अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाय मतलब दो सेक्सेस एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी, इस तरह के प्लांट को कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ऐसे फ्लावर जिसमें मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, जैसे कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया, मेज हो गया, ये सारे यूनिसेक्सुअल प्लांट हैं। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर है जहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट एक ही फूल में प्रेजेंट है। बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल में दोनों के मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों अलग अलग फूल में प्रेजेंट है, दैट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर? अब फ्लावर का मेल और फीमेल पार्ट के बारे में समझ लीजिए। और मेल पार्ट है उसको कहते हैं स्टेमन, जो फीमेल पार्ट है उसको कार्पेल कहते हैं और पिस्टिल भी कहते हैं। जो मेल पार्ट है उसको स्टेमन कहते हैं, जो फीमेल पार्ट है उसको कार्पेल और पिस्टिल कहते हैं। अब जो मेल पार्ट है उसमें एंथर और फिलामेंट प्रेजेंट होता है। ये जो एंथर है यहीं पे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो फिलामेंट है, डंडी सी जो है, इसको फिलामेंट कहते हैं। और ये जो पोलन ग्रेन्स है ये एंथर पे प्रेजेंट होते हैं। तो पॉलिनेशन जब होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जो है मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में स्टिग्मा में होता है। ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये एंथर से स्टिग्मा में जाते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होती है प्लांट्स में। मेल पार्ट स्टेमन, एंथर और फिलामेंट, और फीमेल पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और यहाँ पे ओवरी है, और ओवरी के अंदर यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। और एक और चीज आपको याद रखनी है, ओवरी जो है डेवलप्स इनटू फ्रूट, ओवरी से फ्रूट बनता है, और ओव्यूल से क्या बनता है, सीड्स बनते हैं। ओव्यूल से सीड्स बनते हैं। ठीक है, चलिए, स्टेमन मेल पार्ट जो है एंथर और फिलामेंट, एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, और फीमेल पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये जो पोलन ग्रेन्स है ये स्टिग्मा पे आते हैं, जर्मिनेट होता है, और फिर यहाँ पे फ्यूजन होता है इनमें। और फ्यूजन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से फिर प्लांट जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, एम्ब्रियो में भी शूट सिस्टम और रूट सिस्टम डेवलप होता है। शूट सिस्टम जिसे प्लूम्यूल कहते हैं, रूट सिस्टम जिसको रेडिकल कहते हैं। तो ये है मेल और फीमेल पार्ट के बारे में। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अ फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का उसको क्या कहते हैं, स्टेमन या पिस्टिल या कार्पेल? तो पिस्टिल और कार्पेल दोनों ही कहते हैं। तो आपका एक्स क्या है, कार्पेल होगा, पर यहाँ पिस्टिल दे रखा है तो पिस्टिल होगा। दो ऑप्शन में से कोई राइट आंसर होगा, क्योंकि स्टेमन तो मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट ऑफ विच वाई इज मेनली द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स। इसके तीन मेन पार्ट्स हैं, उसमें से जो वाई है ना वो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। तो पोलन ग्रेन्स को कौन रिसीव करता है, पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है आपका स्टिग्मा। ठीक है, तो ए फर्स्ट ऑप्शन जो है ना आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि स्टिग्मा जो है, ये देखिए स्टिग्मा कहाँ गया, ये स्टिग्मा जो है पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, फिर स्टाइल के पास जाएगा, जर्मिनेशन होगा, फिर ओवरी में जाएगा और फ्यूजन होता है। तो स्टिग्मा क्या कर रहा है, पोलन ग्रेन्स को रिसीव कर रहा है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन जेड, फर्टिलाइजेशन जो है कहाँ होती है, जेड में होती है, पिस्टिल में होती है फर्टिलाइजेशन, सॉरी ओव्यूल्स में होती है फर्टिलाइजेशन। तो एक्स वाई जेड आपके क्या थे, एक्स क्या था आपका पिस्टिल, वाई क्या था स्टिग्मा, और जेड क्या था, ओव्यूल था। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज राइट आंसर। एक्स स्टिकेसर, वाई क्या है वर्तिकाग्र, और जेड क्या है बीजांड, जिसे ओव्यूल कहते हैं। क्लियर? चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको बताना है ये जो कोड है ए सी, एक मिनट, ए बी सी डी ई, और आगे इनके बारे में दे रखा है इंफॉर्मेशन, आपको बतानी है सेल कौन से है एग्जैक्टली। एक बार पेन का कलर फिर से चेंज कर लेती हूँ, तो जब तक आप क्वेश्चन रीड करिए देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। ए में दे रखा है प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स बट लैक न्यूक्लियस, मतलब ए एक ऐसा सेल है जो ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट है पर उसके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो ह्यूमन बींग्स का ऐसा कौन सा सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, वो है आरबीसी। हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है,
इसके अलावा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स में भी आरबीसी नहीं होता। प्लेटलेट्स एक्चुअली सेल नहीं होता, सेल के फ्रेगमेंट्स है, वहां भी क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, आरबीसी नहीं है, मतलब आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। तो ए होगा आपका आरबीसी, ए आरबीसी, बस एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। एंड बी हैज वेरी लार्ज वैक्यूल, तो जो प्लांट सेल्स होते हैं ना उनके वैक्यूल काफी बड़े होते हैं, तो ये है बी है सेल और अनियन पील। सी में दे रखा है नो सेल वॉल, उसकी कोई सेल वॉल नहीं होती। तो चीक सेल जो होती है हमारी उनमें कोई सेल वॉल नहीं है, एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती। बीन शेप्ड एंड अक्कर इन पेयर्स, ये डी जो है बीन शेप्ड है और अक्कर इन पेयर्स में प्रेजेंट होता है, इस तरह से बीन शेप होता है ये। तो ये क्या है, स्टोमेटा, मतलब गार्ड सेल्स स्टोमेटा में प्रेजेंट होते हैं। टी है ट्यूब लाइक विद ओपनिंग ऑन बोथ साइड, जब ई इज जाइलम सेल्स। तो अगर एक ऑप्शन आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो बाकी आपको अपने आप ऑप्शन में मिल जाएंगे आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग वेन्स इन ह्यूमन बीइंग्स। वेन्स के बारे में कौन सी एक स्टेटमेंट जो है वो सही है? एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी सही हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले आर्टरीज और वेन्स के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आर्टरीज हमारे क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, और वेन्स क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन क्या प्रेजेंट है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऐसा ब्लड होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को, और जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो होता है। क्लियर? तो आर्टरीज और वेन्स में क्या क्या डिफरेंस है एक बार देख लेते हैं। आर्टरीज में डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो जो है वो कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से अवे होता है, मतलब आर्टरीज जो है अवे फ्रॉम द हार्ट लेके, मतलब जो ब्लड है हार्ट से अवे लेके जा रही है, बॉडी पार्ट्स में लेके जाती हैं। उसके अलावा जो वेन्स हैं कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ये हार्ट की तरफ लेके आती हैं ब्लड को। वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है कहाँ पे, हार्ट के पास। यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और इसमें एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी हमें पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। इसके अलावा वेन जो है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये दो एक्सेप्शन है। अभी वर्किंग ऑफ हार्ट समझेंगे तो देखेंगे क्या एक्सेप्शन है, कहाँ पे कैसे काम करती है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। आर्टरी में हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है, वेन्स में लो प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है। आर्टरी जो है थिक होती है, मस्कुलर एंड इलास्टिक वॉल्स होती है इनकी, और जो वेन्स है वो थिन होती हैं। जो ल्यूमन है वो नैरो होता है, ये वाला जो पोर्शन है ना ये नैरो है, छोटा है, नैरो है एज कम्पेयर टू वेन। वेन में वाइड ल्यूमन होता है। वॉल्व्स इसमें एब्सेंट होते हैं, और वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ये जो वॉल्व्स हैं प्रेजेंट है किसमें, वॉल्व वेन्स में। आर्टरीज में ये एब्सेंट है। lie deeper under the skin और lie nearer to the skin surface। वेन जो है स्किन सरफेस पे प्रेजेंट होती है, और आर्टरीज है अंडर द स्किन प्रेजेंट होती है। अपीयरेंस पल्स इज फेल्ट, ये हमें पल्स से पता चलता है। आर्टरीज का दबाकर आपको फील करना है कि आर्टरीज में कब ब्लड फ्लो कर रहा है, कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ब्लड जब पंप करता है ना, सॉरी हार्ट जब ब्लड को पंप करता है आर्टरीज में भेजता है, तो हमें एक पल्स सुनाई देती है, जबकि वेन्स में ऐसा नहीं होता, वेन्स में कोई पल्स हमें फील नहीं होती। क्लियर? तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस है एग्जैक्टली एक, मतलब डायरेक्टली एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिससे इसमें दे दिया जाएगा कि जो हमारी आर्टरीज है उसमें हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है या लो प्रेशर में। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, और इसको एक बार पढ़ लेना, रीड कर लेना। क्लियर? अब वर्किंग ऑफ हार्ट पे चलते हैं कि हार्ट हमारा किस तरह से काम करता है। वर्किंग ऑफ हार्ट समझने के लिए एक प्लेन पेज ले लेती, फिर वापस इस डायग्राम पे आएंगे। थोड़ा सा सिंपल वे में समझाती हूँ। ये तो क्या है, मान लीजिए ये है हमारी लंग्स, ठीक है, ये है हमारी लंग्स, और ये है हमारा हार्ट। हमें पता है हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। ऑल जो हार्ट ऐसे शेप का नहीं होता, सिंपल वे में आपको समझाने के लिए इस तरह से बना रही हूँ। या फिर मैं सिंपल इसको छोड़ो, बॉक्स को छोड़ो, मैं हार्ट शेप ही बना रही हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारा हार्ट, इसके 4 चैम्बर बना रही हूँ इस तरह से। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, कौन कौन से? दिस वन लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, और ये है नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल।
This one is right auricle, right auricle and नीचे वाला right ventricle, right ventricle. लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, इस तरह से 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारा। उसके बाद क्या है, लंग्स से ब्लड आएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा है, लंग्स जो है हमारा ऑक्सीजन कैरी करके लेके आएंगी और ऑक्सीजन वाले ब्लड, ऑक्सीजन को कैपिलरीज में भेजेंगी, फिर वो जो ऑक्सीजन है कैपिलरीज में ब्लड में मिक्स होके आ जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम के पास। तो लंग्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड भेज रहा है, ऑक्सीजनेटेड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में भेज देगा, लेफ्ट ऑरिकल इस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये हार्ट चला जाएगा अओर्टा में, मतलब अओर्टा के थ्रू होता हुआ चला जाएगा। अओर्टा जो है इस ब्लड को लेके आएगा और कहाँ भेज देगा, ये भेज देगा बॉडी पार्ट्स में, जहाँ पे रेस्पिरेशन होनी है वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत है। तो वो जो ब्लड है वो चला गया हमारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन कैरी करके। अब बॉडी पार्ट्स में यहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगी, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी रेस्पिरेशन के बाद, तो अब ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड के साथ मिक्स होगी और ये ब्लड के साथ मिलके कहाँ चली जाएगी, आपके राइट ऑरिकल में चली जाएगी। अब अपने आप तो जाएगी नहीं, कौन लेके जाएगा इसको, तो वीना केवा, वीना केवा के थ्रू ये चली जाएगी हमारे राइट ऑरिकल में। और ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई हमारी बॉडी में तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ वो ब्लड में मिक्स हो गया और ब्लड उसको कैरी करके लेके आया वीना केवा के थ्रू, उसने भेज दिया राइट ऑरिकल में और राइट ऑरिकल से ये ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा लंग्स के पास। कहाँ चला जाएगा, लंग्स के पास। बस इतनी सी वर्किंग है हार्ट, काफी सिंपल है। क्या हुआ, लंग्स यहाँ बनाई थी मैंने, इसको ऐसे कर दो, देखो यहाँ से लंग्स में चला गया, इसी तरह से लंग्स में चला गया। क्या हुआ, लंग्स से ब्लड आया और ऑक्सीजन लेके कहाँ चला गया ब्लड, लेफ्ट ऑरिकल में। अच्छा ये ब्लड कौन लेके आ रहा है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया ये किसने किया, ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन लेके आ रहा है, तो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड लेके आ रहा है दैट इज पल्मोनरी वेन। कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन। जबकि हमें पता है वेन में ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, बट मैंने आपको कहा था ये एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके आता है, लेफ्ट ऑरिकल में भेजेगा, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वो ऑर्टा में भेज देगा, मतलब ऑर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। क्लियर, बॉडी पार्ट्स में, बॉडी में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाएगा और ये बिना केवा के थ्रू चला जाएगा राइट ऑरिकल में, फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड चला जाएगा लंग्स में थ्रू वीना केवा। अब वीना केवा भी दो, इंफीरियर और पोस्टीरियर वीना केवा है। नीचे हार्ट के जो नीचे वाला पार्ट है और जो ऊपर वाला पार्ट है, दोनों साइड से ब्लड जो है वो ले जाएगा, मतलब बॉडी से ब्लड आएगा ना, तो जो नीचे वाला है वो इंफीरियर वेना केवा है। इस तरह से देखिए, यहाँ से नीचे से ब्लड आएगा इंफीरियर वेना केवा के थ्रू और ऊपर से आएगा सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, और ये ब्लड फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में चले जाएगा। इंफीरियर और पोस्टीरियर वेना केवा इसको लेके आ रहे और फिर भेज देंगे इसको लंग्स में, सॉरी राइट ऑरिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर चला जाएगा हमारे लंग्स में। अब यहाँ पे लंग्स में ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, ये कौन लेके जा रहा है, ये लेके जा रही है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। जबकि हमें पता है आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, बट एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो एक्सेप्शन से पता होना चाहिए, याद रखने आपने। ठीक है, बस इतनी सी वर्किंग है। उसके अलावा जो हमारा हार्ट है ना, उसमें डबल सर्कुलेशन होती है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन हार्ट में सिंगल सर्कुलेशन है या डबल सर्कुलेशन है। तो हमारे हार्ट में डबल सर्कुलेशन होती है, मतलब 2 बार हमारे हार्ट से ब्लड जो है पास होता है। देखो कैसे, कौन सी, किस तरह से डबल सर्कुलेशन है। उसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है, ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ये तो पता ही है आपको। डबल सर्कुलेशन होती है और 4 चैम्बर्ड हार्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि जो ह्यूमन हार्ट है उसमें डबल सर्कुलेशन है, ये सिंगल सर्कुलेशन है, वो 1 चैम्बर्ड है, 2 चैम्बर्ड है, 3 चैम्बर्ड है या 4 चैम्बर्ड है। तो हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड है। अभी देखा, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, तो कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर। उसके अलावा डबल सर्कुलेशन कैसे होती है, सबसे पहले देखो
एक बार क्या हो रहा है, लंग्स से ब्लड जाता है कहाँ पे, हार्ट में, है ना। मतलब लंग्स से हार्ट में और हार्ट से लंग्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस वाली सर्कुलेशन को कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो लंग्स से हार्ट और हार्ट से लंग्स में ब्लड फ्लो करता है। उसके बाद हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट में जो ब्लड फ्लो करता है उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। उसको कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इस तरह से डबल सर्कुलेशन है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट। ऐसे ही होता है ना, लंग्स से ब्लड आया, हार्ट में गया, फिर हार्ट से बॉडी में जाता है, फिर बॉडी से हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट उसको लंग्स में भेज देगी। तो दो तरह की सर्कुलेशन हो रही है हमारी बॉडी में, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज डबल सर्कुलेशन। क्लियर? आई होप ये वर्किंग ऑफ हार्ट आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following statement is true regarding veins in human beings? तो फर्स्ट दे मोस्टली कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द हार्ट। मतलब ये जो हमारी वेन्स हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, दिस इज ट्रू। दे हैव थिक वॉल्स, उसकी जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं, किसकी, वेन्स की। वेन्स की थिक वॉल्स होती हैं, ऐसे यहाँ दे रखा है, जो कि गलत है, क्योंकि थिक वॉल्स तो आर्टरीज की थी ना, क्योंकि उसमें हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करता था, तो उसकी वॉल्स थिक है, जबकि वेन्स की वॉल जो है थीन है, तो ये गलत है स्टेटमेंट। सी है, दे हैव वॉल्स व्हिच अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, दिस इज ट्रू। वेन्स में वॉल्स होते हैं जो वन डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कराता है, जबकि आर्टरीज में वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते, ये भी सही है। नेक्स्ट है, दे आर सुपरफिशियली लॉक्ड अंडर द स्किन। ये त्वचा के ठीक नीचे, मतलब स्किन के बिल्कुल नीचे होता है, ज्यादा डीप नहीं होता, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ए सी डी जो है, तीन स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट सही है, बस एक स्टेटमेंट गलत है कि दे हैव थिक वॉल्स, उनकी दीवारें मोटी होती हैं, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ बी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपके इस क्वेश्चन का, ए सी डी, जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर 2 में। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसी से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है, ए पुशेस द ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी। ए जो है, चेक करिए रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही ना। ए जो है ब्लड को पुश करता है पल्मोनरी आर्टरी में। ए ब्लड को पुश कर रहा है, कहाँ गया पेन मेरा, ए ब्लड को पुश कर रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में पुश किया। बी टेक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया। अब कौन है जो ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में पुश कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में कौन इसको भेजता है, तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है ना, तो राइट वेंट्रिकल, ए क्या होगा आपका, राइट वेंट्रिकल, ए होगा राइट वेंट्रिकल, यहाँ लिख देती हूँ। बी टेक डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। बी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, तो कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है हार्ट से लंग्स में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले रहा था, राइट वेंट्रिकल ही, सॉरी राइट ऑरिकल जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, ठीक है। ये होगा आपका बी टेक डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। बी, अच्छा, हार्ट से लंग्स में भेजता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कौन भेजता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भेजता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है हार्ट से और लंग्स में भेजती है, ठीक है, तो ये होगा पल्मोनरी आर्टरी। सी रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट। फिर सी जो है लंग्स से हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, तो कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके आता है, दैट इज पल्मोनरी वेन। ये क्या होगा, पल्मोनरी वेन, सी है पल्मोनरी वेन। उसके बाद लिखा है, फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम ब्लड फ्लोज टू डी, डी, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड डी में जाता है, तो कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, तो डी क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ई रिसीव ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ई जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है, तो कौन रिसीव करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है और राइट वेंट्रिकल में भेज देता है, ठीक है। और ये कौन लेके जाता है, वीना केवा लेके जाता है। तो अब देख लीजिए राइट ऑप्शन कहाँ मैच कर रहे हैं आपके। ए क्या है आपका, ए है राइट वेंट्रिकल, ए है राइट वेंट्रिकल, और बी है पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर 2 में।
सी है पल्मोनरी वेन, डी है, डी 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 कहाँ गया, ये डी जो था लेफ्ट वेंट्रिकल था, ई क्या था, राइट ऑरिकल था, ई राइट ऑरिकल, तो ए राइट वेंट्रिकल है, दक्षिण नीले है, बी पल्मोनरी आर्टरी है, बी फुफ्फुस धमनियां है, सी पल्मोनरी वेन है, फुफ्फुस शिराएं हैं, डी लेफ्ट वेंट्रिकल है, बाम नीले, और ई क्या है, राइट ऑरिकल, दक्षिण लिंब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली इसको कर सकते हो, बस लैंग्वेज समझने की जरूरत है। बट अगर आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आप सॉल्व करने जाओगे बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता कौन सा ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो आप कैसे करोगे? आप सिर्फ का मतलब जस्ट एक किसी ऑप्शन को टिक करके आ जाओगे रैंडमली, तो ऐसे तो क्वेश्चन गलत ही होगा ना आपका। जरूरी नहीं है हमेशा सही हो जाए तुक्का। तो इस तरह से चीजों को समझ के करिए। इतना ज्यादा लेंथी सिलेबस भी नहीं है, और जो जितनी भी चीजें हम बायो में यहाँ कवर कर रहे हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये मतलब एनफ है, ये मोर देन एनफ है। तो ये वीडियो भी अगर आप देख लोगे बायो के लिए, तो आपकी बायो यहाँ से टोटली कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, ये जो डायग्राम मैंने ली थी इसमें क्या था, थोड़ा सा दिखा देती, पूरी वही है। वहां मैंने थोड़ा सिंपल वे में समझाया था। यहाँ पे देखो क्या हुआ था, लंग्स से ब्लड आया था कहाँ पे, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स ने लेफ्ट एट्रियम में भेजा, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा, और यहाँ पे बीच में वॉल्व होता है जिसको मिट्रल वॉल्व कहते हैं। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जा रहा था, आपका बॉडी पार्ट्स में जा रहा था, बॉडी में जा रहा था, और कौन लेके जा रहा था इसको, आउटा, जो आउटा है ये बॉडी पार्ट्स में ब्लड को लेके जाता है, ये हमारे बॉडी में ब्लड को लेके जा रहा है। उसके बाद बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड में मिक्स हो जाएगी, ये ब्लड इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आ जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। इस वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इसको बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं हम लोग। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है जो राइट साइड वाले में। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा लंग्स में। ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ गई, ये है, यहाँ से ब्लड, यहाँ से ब्लड चला जाएगा इस तरह से पल्मोनरी आर्टरी, मतलब ये जो पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को इस तरह से लेके जाएगी, वापस कहाँ भेज देगी, लंग्स में भेज। इस तरह से पूरी वर्किंग है, और ये हमारे हार्ट का डायग्राम है। ऑफ कोर्स ऐसे तो है नहीं कि आपको हार्ट की डायग्राम ड्रॉ करने को आएगी या कुछ, बट आपको जो क्वेश्चन, बाकी कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर का, कुछ कुछ भी पूछ सकता है वो, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारा हार्ट वर्क कैसे करता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वायरस, विषाणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दे रखा है, फर्स्ट है कि दे कैन रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, जो कि गलत है, कि अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं करते, इनको होस्ट की बॉडी चाहिए होती है रिप्रोडक्शन के लिए, तो दिस इज नॉट ट्रू। डी है दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट सेल, ये सही है। ये जो कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। सी है दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता मतलब इनमें कोई साइटोप्लाज्म, मतलब इस तरह से नहीं है कि डिफरेंट ऑर्गेनल प्रॉपर सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं साइटोप्लाज्म में, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता इनका। इनका जो स्ट्रक्चर है इसमें आरएनए या फिर डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल, और प्रोटीन की वॉल होगी जिसको कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता इनके पास। तो ये कि दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, हाँ ये सही है, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये स्टेटमेंट सही है। डी है दे हेल्प इन डिकेइंग डेड मैटर, ये जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिके करने में हेल्प करता है, तो जी नहीं, नॉट ट्रू। दो ऑप्शन सही है, बी और सी, कि दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट सेल और दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, उनमें कोशिकीय संरचना का अभाव होता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन हेल्प्स एक्वेटिक प्लांट टू रिमेन अफ्लोट इन वाटर, मतलब एक्वेटिक प्लांट जो पानी वाले पौधे होते हैं उनमें ऐसी कौन सी एडेप्टेशन है जिसकी वजह से वो पानी में अडेप्ट कर पाते हैं, रह पाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूल जलीय पौधों के पानी में तैरते रहने में मदद करता है? ऐसी क्या फीचर है जिसकी वजह से वो पानी में फ्लोट करते रहते हैं? लार्जर रोल इन स्टेम ऑफ प्लांट्स, स्टेम जो है उसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं। वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स, लीव्स पे वैक्सी कोटिंग होती है। रिबन लाइक लीव्स होते हैं इनके, या स्टोमेटा इन द अपर सर्फेस ऑफ लीव्स। तो फ्लोटिंग में कौन हेल्प कर रहा है? लार्जर होल्स इन स्टेम ऑफ प्लांट, जो पौधों की स्टेम होती है उनमें होल्स होते हैं, दैट्स व्हाई ये पानी में फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है,
Z is a microorganism present in the alimentary canal of human beings and other animals which aid in digestion of food. What is Z? मनुष्य और अन्य जानवरों की एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद एक सूक्ष्म जीव है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। वह क्या है? जेड क्या है? तो वो है बैक्टीरिया। सर्टेन जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं। ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो, एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनाल में भी रहते हैं। वो क्या करते हैं? दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं किसमें? विटामिन में। तो ये हमें हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, तो जिसे हम कहते हैं गुड बैक्टीरिया। तो ये होगा बैक्टीरिया, जिसे जीवाणु कहते हैं। नेक्स्ट है विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन टू फंगस, मोस एंड और फर्म। कवक, काई और प्रांगण में जन्म की कौन सी विधि समान है? तो अभी पीछे मैंने समझाया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखे थे हमने। तो कौन सी ऐसा टाइप था जो फंगस, मोस और फर्न में रिप्रोडक्शन होती है? तो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये अभी हम पीछे करके आए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइंड डिफ्यूजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ स्पोरुलेशन लिखा है, स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन दोनों ही से एक ही बात होती है। नेक्स्ट है कंपाइलेशन ऑफ डेटा ऑन पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीसीज है, एंडेंजर्ड मतलब ऐसी जो कि खतरे में है, लुप्त होने वाली है, तो उन प्रजातियों की जनसंख्या स्थिति पर डेटा का संकलन किस बुक में ये सब चीजें रिकॉर्ड है? दैट इज रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक में रेयर एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस जो है वहां पे मेंशन है। दैट इज रेड डेटा बुक। नेक्स्ट है विटामिन। कौन से विटामिन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज होती है? ये टेबल में पीछे करवा के आई हूँ आपको। तो एक्स की कमी से रिकेटस, रिकेटस कौन सी विटामिन की कमी की वजह से होता है? दैट इज डी। और वाई स्कर्वी, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। तो ये क्या है? डी सी। और बी1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। और बी3 की कमी से कौन सा डिजीज होता है? बी3 की कमी से होता है प्लेग्रा। ठीक है, तो डी है आपका, मतलब एक्स है आपका विटामिन डी और वाई है विटामिन सी। एक्स विटामिन डी है, वाई विटामिन सी है, जेड बेरी बेरी है, बेरी बेरी है ये, और डब्ल्यू क्या है? प्लेग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन से एक गलत है स्टेटमेंट वो आपको बतानी है। कौन से प्लांट्स में कौन सी वेनिशन है और कौन सी रूट्स होंगी, ये आप बताओगे। तो कैसे बताओगे? तो मैंने बताया है, जब हमने प्रैक्टिस से किए थे, क्वेश्चन हमने किए थे, तो मैंने आपको कहा था कि जो पैरेलल वेनिशंस होती है ना, जिन जिन पत्तों की जो वेनेशन है, वेन्स है, वो पैरेलल होती हैं, उनमें जो रूट होती है वो फाइब्रस रूट्स होती है। उनमें जो रूट्स होती हैं वो कैसी रूट्स होती है? फाइब्रस रूट्स होती हैं। ठीक है, मतलब जो जैसे केले के पत्ते आपने देखे हैं, हल्दी के पत्ते आपने देखे होंगे, तो इस तरह से पैरेलल वेनिशंस होती हैं। और जिनकी पैरेलल वेनिशन होंगी उनकी रूट्स फाइब्रस होंगी, मतलब काफी सारे इस तरह से फाइबर्स निकले होते हैं। तो पीएफ से आप याद रख सकते हो, पीएफ है ना, पैरेलल वेनिशन में फाइब्रस रूट्स हैं। इसके अलावा अगर लीव्स में रेटिकुलेट वेनिशन है, जैसे आम के पत्ते हो गए, रेटिकुलेट रेटिकुलेट वेनिशंस हैं, तो उनमें जो रूट्स हैं, उन पौधों की जो रूट्स हैं वो टैप रूट होती हैं। तो ये आप याद रखोगे आर टी से, आर टी, पीएफ आर टी। अगर पीएफ एक याद है तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा आपको। रेटिकुलेट वेनिशन में टैप रूट्स होती हैं, जैसे इस तरह से जो लीव्स की वेन्स हैं, इस तरह से रेटिकुलेट वेनिशंस हैं, उनमें जो रूट्स हैं वो इस तरह से टैप रूट होती हैं, इस तरह से। यस, तो आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको इनकरेक्ट बताना है। तो हिबिस्कस का जो पौधा है, गुड़हल का जो पौधा है, इसमें लिखा है कि उसकी रेटिकुलेट वेनिशन है और फाइब्रस रूट्स हैं। दिस इज नॉट ट्रू। रेटिकुलेट वेनिशन और फाइब्रस रूट हो ही नहीं सकता, याद है ना, क्योंकि क्या है, जिसकी फाइब्रस रूट होंगी उसकी पैरेलल वेनिशन होंगी। इस तरह से आप निकाल सकते हो। रोज में दे रखा है रेटिकुलेट वेनिशन टैप रूट, आर टी। तो रेटिकुलेट वेनिशन में टैप रूट होती है, ये सही है। बैम्बू का प्लांट है, पैरेलल वेनिशन है और फाइब्रस रूट्स हैं, ये भी सही है। आपको देखो पेयर बनाओ, इसमें कौन सी सही पेयर है ना। तो पैरेलल वेनिशन में फाइब्रस रूट्स दे रखी, ये भी सही है। रेटिकुलेट और फाइब्रस रूट का ऑप्शन नहीं गलत है। बी और सी, बी और सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बी और सी गिवन है ऑप्शन नंबर 1। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, given below are the steps to conduct an experiment to test the presence of starch in leaf, which of the following step is not necessary। आपको क्या करना है,
प्रेजेंस ऑफ स्टार्च चेक करना है लीफ में, तो कौन सा उसके लिए स्टेप है जो नेसेसरी नहीं है। यहाँ स्टेप दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा स्टेप जो है नेसेसरी नहीं है, जरूरत नहीं होती, उस स्टेप को हम फॉलो नहीं करते जब हम लीफ में स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करते हैं। तो जब हम स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, और इस तरह से हम लीफ लेंगे, पहले उसको बॉयल करेंगे वाटर में, उसके बाद हम उसको अल्कोहल में बॉयल करेंगे, इथेनॉल में। फिर लीफ डिकलराइज हो जाएगा, उसको ठंडे पानी में डालेंगे। पहले क्या किया, गर्म पानी में डाला, फिर अल्कोहल में डाला, फिर ठंडे पानी में डाल दिया, फिर उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। अब अगर इसमें ब्लूइश ब्लैक कलर आएगा तो इट मीन्स की टेस्ट जो है पॉजिटिव है, मतलब स्टार्च जो है इसमें प्रेजेंट है। और अगर कलर चेंज नहीं होगा तो इट मीन स्टार्च जो है एब्सेंट है इस लीफ में। तो बस इतने से ही स्टेप फॉलो करने हैं, पहले गर्म पानी, फिर अल्कोहल, फिर ठंडे पानी में, फिर आयोडीन सोल्यूशन। ये 4 स्टेप्स हैं ओनली। आपसे पूछा गया था कि कौन सा स्टेप जो है नेसेसरी नहीं है, तो फर्स्ट है बॉयल द लीफ फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल। पहले पानी में हम बॉयल करेंगे, फिर अल्कोहल में। ये स्टेप जो स्टेप है सही है। उसके बाद है वॉश द ब्लीच लीफ, की लीफ को हमने वॉश किया, हमने ठंडे पानी में डाला, ये भी सही है। उसके बाद हीट द लीफ ऑन अ फ्लेम, की पत्ते को हमने फ्लेम पे गर्म किया, तो ये स्टेप हमने कहीं भी नहीं किया, हमने पत्ते को कहीं हीट नहीं किया। हम हीट कर रहे नहीं कर रहे हैं, हमने क्या किया, पहले बोलते पानी को मतलब उसको बॉयल किया, पानी में बॉयल किया, फिर अल्कोहल में डाला, फिर ठंडे पानी में डाला, फिर आयोडीन सोल्यूशन डाल के चेक किया। तो हीट द लीफ ऑन अ फ्लेम हमने नहीं किया, ये स्टेप जो है नेसेसरी नहीं है। ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ है एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू द ब्लीच लीफ, ये सही है, बट ऑप्शन थर्ड जो है वो गलत है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर थर्ड ही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग वीडिंग। वीडिंग से रिलेटेड एक स्टेटमेंट है जो सत्य नहीं है। खरपतवार हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो वीडिंग में क्या होता है ना, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हम रिमूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड वीडिंग। तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है उससे रिलेटेड। फर्स्ट है टिलिंग ऑफ सॉइल हेल्प्स इन अपरूटिंग, नॉट ट्रू बताना है ना, नॉट ट्रू। टिलिंग ऑफ सॉइल हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स, ये तो सही है। जो सही नहीं है वो बताना है। सेकंड है वीडिसाइड्स आर नॉट हार्मफुल फॉर क्रॉप्स एंड फार्मर, इज नॉट ट्रू। वीडिसाइड जो हम स्प्रे करते हैं दवाई वगैरह वो हार्मफुल होते हैं क्रॉप्स के लिए भी और फार्मर्स के लिए, तो ज्यादा मात्रा में हमें यूज नहीं करना चाहिए। और फार्मर जो हम जो स्प्रे कर रहा है उसको भी अपना माउथ वगैरह कवर करके ही करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट की वीडिसाइड्स आर नॉट हार्मफुल फॉर क्रॉप्स एंड फार्मर इज नॉट ट्रू, ऑप्शन नंबर बी। सी है वीडिंग शुड बी डन जस्ट बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, कि जब हम फसल को काटते हैं तो काटने से पहले हमें वीडिसाइड करना जो है वो स्प्रे करना चाहिए, दिस इज नॉट ट्रू। वीडिंग हम कब करते हैं, जब जैसे मान लीजिए हमने कोई भी फसल उगाई और फसल उग गई, छोटी छोटी है, अभी उतनी बड़ी नहीं हुई है, बट उसके साथ साथ कुछ घास, कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो कर गए। तो इस टाइम पे हमें इन अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना है, ताकि ऐसा ना हो सारा न्यूट्रिशन जो है ये अनवांटेड प्लांट्स ले जाए और जो हमारी फसल है उसको कुछ भी ना मिले। तो हम इस स्टेज पे अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करेंगे, ना कि काटने से पहले करेंगे। तो बी और सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डी है वीड्स क्लोज टू द ग्राउंड कैन बी रिमूव बाय अपरूटिंग देम, तो हाँ उसको उखाड़ कर भी हटाया जा सकता है, ये भी सही है। बी और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी और सी। बी और सी सॉरी बी और सी गिवन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बी और सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सोल्यूबल, कौन से विटामिन हैं जो फैट सोल्यूबल है, फैट में डिसॉल्व हो जाती हैं। तो आप ना कीड़ा से याद रखना, KEDE, KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो है फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो कीड़ा से आप याद रख सकते हो फैट सोल्यूबल विटामिन को। उसके अलावा जो विटामिन बी और सी है वो वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। तो KEDA कहाँ दे रखा है, KEDA विटामिन थर्ड, विटामिन A, D, E, ये जो विटामिन है फैट सोल्यूबल है। उसके अलावा विटामिन बी और सी जो है ये किस तरह की विटामिन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में ट्रांसपिरेशन के कार्य का सही वर्णन करता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। प्लांट्स में प्लांट जो वाटर लूज करते हैं उसको कहते हैं लॉस, उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन जरूरी होता है सक्शन पूल के लिए भी, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होगा तभी तो सक्शन पूल के थ्रू वाटर जो है मतलब जाइलम जो है रूट के थ्रू वाटर को खींचेगा। तो दैट इज ट्रू, इसमें बताना है कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है इसको।
इट हेल्प्स इन कूलिंग द प्लांट, ये सही है, प्लांट्स को ठंडा रखने में हेल्प करता है। सेकेंड, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल टू द लीव्स, दिस इज आल्सो ट्रू कि वाटर और मिनरल जो लीव्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उसमें भी हेल्प कर रहा है। ट्रांसपिरेशन, सी है, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प नहीं करता ये ट्रांसपिरेशन। विटामिन सी इसका राइट आंसर नहीं है, मतलब विटामिन सी कहाँ पहुंच गई मैं, ऑप्शन सी जो है सही नहीं है, ए और बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिमूवल ऑफ वेस्ट इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में जो वेस्ट रिमूव करता है होता है हमारी किडनीज के थ्रू, उनका प्रॉपर स्टेप आपको बताना है कि किस तरह से हमारी बॉडी जो है, किडनीज जो है, किस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है हमारे बॉडी के वेस्ट को रिमूव करता है। स्टेप बताना है आपको कि पहले कहाँ गया वेस्ट, फिर कहाँ गया, कैसे रिमूव हुआ हमारी बॉडी से। तो ये करने से पहले थोड़ा सा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लीजिए क्या हुआ। अब ये जो आउटा था हमने देखा था ब्लड में भी, आउटा जो है ब्लड कैरी करके लेके गया था, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये आउटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके आ गया, किडनी में। किडनी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी होगी, उसके साथ साथ जो ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है उसको भी रिमूव करेगी किडनी। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, नाइट्रोजनस वेस्ट में जो कॉमनली जो वेस्ट है दैट इज यूरिया, 2% यूरिया होता है। उसके अलावा और भी कुछ आयंस और सॉल्ट्स हैं जो अनवांटेड है, जो हमें बॉडी से रिमूव करने हैं, बट जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है यूरिया। तो सॉरी, ओटा से ब्लड आया, किडनी में गया, यहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई, उसके अलावा किडनी ने यूरिया को सेपरेट किया। किडनी में ना नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स जो है प्रेजेंट होते हैं हमारी किडनी में। तो ये क्या करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है और वाटर को निकाल लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है। और जो वेस्ट है, आयंस है, जैसे यूरिया वगैरह है, यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड काफी कम अमाउंट में होता है बट हाँ होता है। इन सब चीजों को, नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट कर लेगा और कहाँ भेज देता है, रीनल वेन में भेज देता है, रीनल वेन में भेज देता है। और रीनल वेन जो है फिर इसको भेज देगी कहाँ पे, यूरेटर्स में। 2 यूरेटर्स हैं इस तरह से, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, रीनल वेन से यूरेटर में जाएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा, स्प्लिट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो तब ब्लड को लेके आ रहा था किडनी में। और फिर उसके बाद जो वीना केवा है इस ब्लड को वापस भेज देता है, कहाँ पे भेजता है, ब्लड को हार्ट में चला जाता है, यहाँ से आउटा लेके आ रहा है और वीना केवा हार्ट में वापस लेके जा रहा है। तो किडनी का काम क्या है, एक्चुअली किडनी क्या करती है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारे ब्लड में उसको रिमूव करती है और जो वाटर है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेगी और फिर यूरिया को मिक्स करके वाटर में हमारे यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो बेसिकली किडनी ने क्या किया, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया और उसके बाद फिर किडनी ने उस वेस्ट को रीनल वेन में भेजा, रीनल वेन में जाता है, रीनल वेन में, रीनल वेन से ये ब्लड कहाँ चला जाएगी, यूरेटर्स में, ब्लड नहीं यूरिन, ठीक है, सॉरी मैंने ब्लड बोल दिया। रीनल वेन से ये यूरिन जो है यूरेटर में जाएगा। यूरिन में क्या होता है, 95% वाटर होता है, 5% नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। 95% तो इसमें वाटर है और जो 5% है उसमें क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड डब्ल्यू लिख यू। अब इस नाइट्रोजनस वेस्ट में 2% तो आपका यूरिया है, उसके अलावा बाकी जो बचा वो क्रेटिनिन है, यूरिक एसिड है, कुछ और आयंस वगैरह है। तो ये रेशियो होती है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हमारा जो यूरिन है उसकी रेशियो क्या है, तो 95% वाटर और 5% नाइट्रोजनस वेस्ट। तो यूरिन रीनल वेन में चला जाता है, फिर यूरेटर में जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और ब्लैडर से चला जाएगा यूरिथ्रा में, यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। क्लियर, तो ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आपको बताना है सीक्वेंस बताना है, स्टेप्स बताने हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट के। तो सबसे पहले क्या होगा, किडनीज में ब्लड की बात कर रही हूँ बार बार, यूरिन आया, सॉरी, किडनी में यूरिन आया, फिर वेन्स के थ्रू कहाँ जाता है, यूरेटर में जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और यूरिथ्रा में चला जाता है। तो जो सीक्वेंस है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, जो थर्ड में जो सीक्वेंस दे रखा है वो सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। पौधों में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस जो है
फोटोसिंथेसिस तो डे टाइम में ही होगा क्योंकि सनलाइट डे में ही होगा। फोटोसिंथेसिस डे में होगा मतलब दिन में होगा, दिन के टाइम में, क्योंकि सनलाइट तो दिन में ही होगी। बट जो रेस्पिरेशन है वो डे नाइट दोनों में ही होती है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स में भी रेस्पिरेशन प्रॉपर होती रहती है, पूरा दिन हो या रात हो, उसी तरह प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन प्रॉपर होती रहती है, दिन हो या रात हो। अगर रेस्पिरेशन लेना छोड़ देंगे तो प्लांट विल डाई। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। फर्स्ट है रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग द डे इज नॉट ट्रू, डे और नाइट दोनों में ही होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग नाइट इज आल्सो नॉट ट्रू। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, दोनों डे और नाइट में रेस्पिरेशन जो है जरूरी है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन फोटोसिंथेसिस इज नॉट टेकिंग प्लेस, मतलब ऐसा है कि फोटोसिंथेसिस हो रही है भाई तो अब रेस्पिरेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस साथ साथ चलती हैं प्रोसेस, दिन के टाइम में और रात के टाइम में रेस्पिरेशन होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहे हैं, हाँ बस दो तीन ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, read the statement below, choose the correct option। A और assertion reason based question है, stomach produces hydrochloric acid that helps in breakdown of food। assertion एक statement दे रखी है कि stomach जो है HCl प्रोड्यूस करता है जो कि फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, इज ट्रू। रीजन है डाइजेस्टिव जूसेस नीड एन एसिडिक मीडियम टू एक्ट, दिस इज आल्सो ट्रू। हमने पढ़ा था कि पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए तभी वो काम करेगी, और पेप्सिन क्या करता था, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता था। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन देयर ओन डीएनए, ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेल है जिसकी अपनी डीएनए होता है। तो पीएमएन से याद रखोगे आप, पीएमएन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम से याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो पीएमएन। पीएमएन, पी से प्लास्टिड, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एन से न्यूक्लियस, इन तीनों के पास अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इनके पास अपना डीएनए है। तो ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और क्वेश्चन बड़ा है तो उसको देख के डरना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड चूज द ऑप्शन विद द सेट ऑफ वर्ड्स विद डिफिकल्ट। पैराग्राफ को पढ़िए, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट अभी पीछे समझा के आई थी कि कहाँ पे क्या होता है, मेल और फीमेल में फ्यूजन होता है, और फ्यूजन के बाद मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, तो इसमें पूछा है फर्टिलाइजेशन हुआ, the sperm cell from the father and the egg cell of the mother fuse to form W, fuse करके W बना रहा है, तो क्या बना रहा है fuse करके, W क्या हो सकता है हमारा, जाइगोट होगा। which divide repeatedly to give rise of cell, the cell begin to develop into different organs and tissue, the developing structure called eggs। अब ये जो डेवलप हो रहा है इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, तो जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो ये क्या होगा, एक्स होगा आपका एम्ब्रियो। तो देख लीजिए आप, ऑप्शन जाइगोट और एम्ब्रियो अभी फर्स्ट में भी दे रखा है, जाइगोट एम्ब्रियो थर्ड में भी दे रखा है, तो फर्स्ट और थर्ड में से कोई राइट आंसर होगा आपका। अब ये जो एम्ब्रियो है एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ वाई, वाई की बॉल से चिपक जाता है, तो किसकी वॉल से चिपकता है, यूट्रस की वॉल से, यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है। द स्टेज ऑफ एक्स इन विच ऑल बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड इज इट, और ऐसी स्टेज जहाँ पे बॉडी पार्ट जो है पेयर होना शुरू हो जाते हैं उसे कहते हैं फीटस, उसे कहते हैं फीटस। क्लियर। तो एक्स है जाइगोट, नहीं सॉरी डब्ल्यू है जाइगोट, एक्स है एम्ब्रियो। डब्ल्यू एक्स वाई जेड आपको बतानी है, डब्ल्यू क्या है, जाइगोट है, एक्स क्या है, एम्ब्रियो है, वाई क्या है, फीटस है, जेड क्या है, यूट्रस है। अब देख लीजिए कहाँ है, जाइगोट एम्ब्रियो फीटस, नहीं ये यूट्रस होगा, सॉरी गलत लिख दिया, ये यूट्रस है और फीटस है। जेड ई यू एफ, जेड ई यू एफ इज गिवन इन ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डब्ल्यू क्या है, युग्मनज है, और एक्स क्या है, भ्रूण है, वाई क्या है, गर्भाशय है, और जेड क्या है, फीटस गर्भवती। यस, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यहाँ पे आपकी बायो होगी कंप्लीट। मतलब ऐसे टॉपिक्स जो क्वेश्चन मतलब जिसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो वो सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किए, देखे बायो की। इसी तरह से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेशन भी मिलेगा, और साइंस की पेडागोजी भी करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए फिजिक्स और केमिस्ट्री और पेडागोजी, अभी तो जितना भी टाइम बचा है उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो वीडियोस आएंगी
तो इसके लिए आपके पास अपने आप मैसेज आ जाएगा, मैसेज मतलब अपने आप शो हो जाएंगी। तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। लाइक नहीं करना होगा कोई बात नहीं, बट जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करना इस वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अब मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, और ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको मेरी पीडीएफ रिशु साइंस एकेडमी, इसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।